तो इस क्लास में बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। आपको पता ही है कि बंगाल कैप्चर करने के बाद दो ही पावर थी साउथ में डेक्कन के अंदर जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकती थी। एक कौन सी थी? एक तो मैसूर थी, दूसरी मराठा थी। मैसूर के बारे में हमने कल पढ़ ही लिया। उसके पहले ही इसको पढ़िएगा। मैसूर का टाइम ड्यूरेशन आपको पता है अच्छे से, हर बैटल का, चारों चारों बैटल का, कि कौन सी बैटल कब हुई। अब आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको समझेंगे। तो आइए एंग्लो मराठा वॉर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन फॉर ब्रिटिश इंटरवेंशन, कि वही सेम कहानी मैसूर में क्या रीजन थे, तो ऑलमोस्ट सेम रीजन यहाँ होने वाले हैं। वही डेवलपमेंट ऑफ गनरी एंड इन्फेंट्री। इसके अलावा वही मराठा एक थ्रेट की तरह है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है बॉम्बे में। अब मैसूर कहाँ था? मद्रास के लिए थे, तो मद्रास के क्लोज था। तो ये थोड़ा सा एक ये इनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तीन ही जगह थी ना सब, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, जो गवर्नर्स जो बैठा के रखे थे, तो वो बस वही कि उनकी जो मेन जो ब्रिटिश बोल रहे ब्रिटिश की जो पावर है उन्होंने डिवाइड कर रखी है। बंगाल में बाद में गवर्नर जनरल आ जाएगा, तो सबके ऊपर हेड हो जाएगा। मद्रास और बॉम्बे में दो गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो मैसूर तो मद्रास के लिए खतरा था, और ये जो था मराठा, ये बॉम्बे के लिए खतरा बन के पैदा हो रहा है। प्लस डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्री गनरी। इसके अलावा वही सेम रीजन जो हमने वहां भी दिया था मैसूर के अंदर भी, कि ब्रिटिश होम गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है क्योंकि नेपोलियन वॉर स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब आते हैं मराठा एम्पायर में। तो मराठा एम्पायर को पांच बड़े चीफ के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला तो पेशवाई है, पूना में जो बैठते हैं। नॉमिनल हेड जिसको बोल रहे चीफ मिनिस्टर होते थे। हमारे क्या नाम है इसके, छत्रपति हो गए, छत्रपति शिवाजी, उसके बाद छत्रपति साहू, है ना। तो उनके चीफ मिनिस्टर हैं। बाद में साहू के बाद ये चीज जो क्या बोलते हैं, छत्रपति जो शिप है वो एंड हो जाएगी और मेन पेशवा के पास ही पावर आ जाएगी। तो पेशवा पूना में है, जो उनकी कैपिटल है। भोसले जो है नागपुर में है, सिंधिया ग्वालियर में है, होलकर इंदौर में है, गायकवाड़ बड़ौदा में। तो उसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी इन नामों को, ताकि आप कभी भूलो भी नहीं कि इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों बड़ौदा से हैं। अगर आपको थोड़ा क्रिकेट में जो शौकीन हो तो वहां बड़ौदा से, तो वहां के लोग बस उनके बारे में हमेशा गाते रहते हैं। तो गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर इंदौर। तो मैंने कैसे बताया था कि कोरोना वायरस का जो लीक हुआ था एमपी के अंदर, इंदौर से हुआ था। जो होल मतलब लीक है ना, कि कहाँ से हुआ था, वो इंदौर से हुआ था। तो होलकर इंदौर हो गया। सिंधिया के बारे में मैंने बता दिया, तो आपको पता ही है सिंधिया जी अभी कांग्रेस वाले जो छोड़ के बीजेपी में आ गए और कांग्रेस की पूरी गवर्नमेंट ही गिरा दी एमपी के अंदर। तो बड़े फेमस है ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। और नागपुर के भोसले, तो इंजीनियर वालों के लिए बड़ा आसान याद करना, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। चलिए, तो ये तो पांच मेन पावर है, इन पांचों से ही डील करना है, और ये पांच ही पिक्चर में रहेंगे सारी 12 की 12 ट्रीटी के अंदर, इनमें से कोई ना कोई शामिल रहेगा। आइए जरा, तो स्टार्ट करते हैं पहली एंग्लो मैसूर वॉर के, एंग्लो मराठा वॉर के साथ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द माधवराव, अब ये इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। याद करो क्या होता, माधवराव की डेथ होती है। माधवराव की डेथ के बाद बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है किसी बीच, नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में। नारायण राव को फिफ्थ पेशवा बना दिया जाता है, एक साल के अंदर रहता है। बट ये रघुनाथ राव जो है एक साल के बाद पेशवा बन जाता है, पेशवा शेप में आ जाती है। सो डिपोज बाय नाना, बट ये जो रघुनाथ राव है, ये 12 भाई है ना, 12 भाई कॉन्स्पिरेसी होती है। नाना फडणवीस और जो 11 अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर इसको हटा देता है, जिसमें महाजी सिंधिया भी इंक्लूडेड है। तो नाना फडणवीस, महाजी सिंधिया और 10 अदर मान लो, उन मिलके 12 में से दो ही नाम बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो नाना फडणवीस और एक महाजी सिंधिया। तो ये 2 + 10 और हैं। तो ये लोग मिलके, मतलब 12 लोगों का ग्रुप है, 12 लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है, 12 लोगों की ब्यूरोक्रेसी है। वो ब्यूरोक्रेसी रघुनाथ राव को पेशवा से हटा देती है। उसकी जगह माधव राव सेकंड, जो कि बच्चा ही है, वही मैंने आपको कहानी भी बताई थी बाहुबली वाली, ठीक है। तो छोटा वाला बच्चा है सर, तो माधव राव को सिंहासन बैठा देते हैं। तो ये रघुनाथ राव गुस्सा होकर कहां चला जाता है? ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। और उसके बाद स्टार्ट होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। किस लिए? ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि रघुनाथ राव पेशवा बने। तो रघुनाथ राव का कॉज जो है वो ब्रिटिशर्स अपने कंधे पर उठा लेते हैं और इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड, कि क्यों हुई, रीजन क्या है। आइए, तो वॉर की शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से, एंड होगी ट्रीटी ऑफ सलबई से। तो टोटल मिला के 4 ट्रीटी है इसके अंदर। पहली जो ट्रीटी है वो ट्रीटी ऑफ सूरत, दूसरी है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तीसरी है ट्रीटी ऑफ बड़गांव, और चौथी ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ हमारी सलबई। ठीक है, तो 4 ट्रीटी है। ये तो खैर आपको पूरा पेपर पर लिख के याद करना पड़ेगा डेट वाइज, थोड़ा मुश्किल होंगी। 12 ट्रीटी है इसके अंदर। तो आपको रिवीजन जो नॉर्मली आप देते हो क्लास में, उससे थोड़ा 2 या 3 गुना रिवीजन के लिए टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। एंग्लो एक बार की मेहनत है बस, उसके बाद टेंशन। नाम भी बहुत ज्यादा है इसमें, और 12 ट्रीटी का नाम समझ, हर ट्रीटी के टर्म्स भी होंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्लास, है ना। बट मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए आपकी मदद करने के लिए। तो आइए पहले ट्रीटी पे बात करते हैं जिससे हमारी ये वॉर, तो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है 7 मार्च 1775 को। तो 7 मार्च 1775 को ट्रीटी ऑफ सूरत स्टार्ट होती है। ये किस किस के बीच में? रघुनाथ राव, अब इसका नाम है रघुबा। अब मैं हर जगह इसको रघुबा ही यूज करूंगा, ठीक है। तो रघुबा जो है इनके बीच में, प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बॉम्बे। याद रखिए कौन सी गवर्नमेंट है, ये बंगाल वाली नहीं है। मैंने बताया 3 जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एक तो बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। बंगाल के अंदर बाद में आके गवर्नर जनरल हो जाएगा, बाकी जगह गवर्नर हो जाएंगे जो सबसे हो जाएंगे बंगाल के अंडर में। तो बंगाल सबसे ऊपर हो जाएगा।
ठीक है, ये कब होगा? ये होगा बाद में वॉरेन हास्टिंग के आने के बाद, जब वॉरेन हास्टिंग आपका गवर्नर जनरल बनेगा तब होगा। तो अभी तो फिलहाल ये मान के चलिए कि तीनों जगह गवर्नर बैठे हुए हैं, सबको इक्वली पावर दे रखी है। तो ये जो पंगा हुआ है, ये मतलब ये जो डील हुई है, ये हुआ है रघुनाथ राव जो भाग के गया पेशवा, जिसको नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया और 10 लोगों ने हटाया, वो जाके पहुंच जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और इनसे डील करता है कि आप मेरे को पेशवा बना दो, तो मैं आपको ये करूंगा, ये करूंगा, सब जो फाल जो टर्म्स होती है बात करने वाली है। तो डील किस किस के बीच में हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी का पहला पॉइंट। दूसरा कहाँ होती है? बॉम्बे। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पता ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉम्बे में, तो बॉम्बे में होगी। 16 कंडीशन होती है टोटल मिला के। इन 16 कंडीशन में से कुछ मेन कंडीशन हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल सेंड 2500 सोल्जर्स विद रघोबा इन बिकमिंग पेशवा। तो रघुबा के साथ 2500 सिपाही भेजे जाएंगे, जिसको लीड करेंगे कर्नल कीटिंग, है ना, कर्नल कीटिंग इसको लीड करेंगे, और ये जाके वहां फॉर्ट करेंगे बैटल, और इसको पेशवा बनने में मदद करेंगे। पहली बात तो ये। और टर्न किया कि बदले में ये जब ये पेशवा बन जाएगा, जो अपना रघुबा है, ये रघुबा करेगा क्या कि रघुबा वो सी टेरिटरी ऑफ द सेल्स्टी एंड बेसिन, रेवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच। तो इसने 2 पॉइंट बोले कि जो सेल्स्टी एंड बेसिन है ये मैं आपको दे दूंगा बॉम्बे गवर्नमेंट को, दूसरा जो सूरत और भरूच से जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो काफी बड़ी चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी यही तो चाह रही थी, अगर हम इसको पेशवा बना देते ये हमें फोकट मिल जाएगा। वही वाली बात, दो बंदरों के बीच में लड़ाई में कूद जाओ और फायदा उठा जाओ, तो सेम चीज। आइए जरा। सो 18 मई 1775 को, याद है टीटी कब हुई थी? 7 मार्च, 7 मार्च को। ये अप्रैल में लगभग 2 महीने के बाद एक बैटल फॉर्ट हुई जिसका नाम बैटल ऑफ एदास। इस बैटल में मराठा डिफीटेड बट दे रिटेन कंट्रोल ओवर द। मराठा हार जाते हैं, मराठा हार जाता है, लेकिन उनका पूना पे कंट्रोल बनाए रहता है। डिफीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूना कैप्चर कर लेते हैं, पूना कैप्चर नहीं कर पाते। तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया, पूना पे कब्जा नहीं हो पाया रघोबा का। तो यहाँ ये फर्स्ट टीटी जो है, ये टीटी का चैप्टर क्लोज हुआ, उसकी मदद से ये बैटल हुई। बैटल के बारे में 2 पॉइंट है। तो पहले टीटी कौन सी, मैं आपको यही याद कराता हूँ चलूंगा। टीटी ऑफ सूरत है। टीटी ऑफ सूरत के अंदर क्या हुआ? बैटल ऑफ अदास हुआ, खत्म। आइए सेकंड बात है, अब हो जाए टीटी ऑफ पुरंदर। अब टीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में होगी? पूना कोट। पूना कोट का मतलब है पेशवा। पेशवा मतलब वही मराठा पेशवा। मराठा पेशवा ब्रिटिश जो गवर्नमेंट बंगाल है उनके बीच में डील होती है, क्योंकि ये जो बैटल हुई थी ये बॉम्बे ने की थी, ये बंगाल ने नहीं की थी। ठीक है, तो बंगाल मेन पावर में, मेन जो उसके जो दोनों के ऊपर है ना, पूना के ऊपर, सॉरी बॉम्बे के ऊपर और मद्रास के ऊपर, बंगाल इस समय पावरफुल, इनके अंदर ये सबस्यूम्ड है। सो पूना कोर्ट और बंगाल के बीच में डील होना चालू हो जाती है। इस डील में क्या होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बंगाल, इसको कलकत्ता काउंसिल भी हम बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ाई था सिराज के टाइम पे, कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत एज अनजस्ट एंड अनऑथराइज्ड। वॉरेन हास्टिंग्स सेंड कर्नल अपटन टू पूना दरबार साइन ट्रीटी ऑफ द पुरंदर। तो ये इसे समझ लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए या थोड़ा डर के मारे मान लीजिए कि पूना गवर्नमेंट इसके लिए, मद्रास जो मराठा है इसके लिए रेडी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस बात को समझ जाती है कि रघुनाथ राव का साथ देने से बेटर है कि हम इनके साथ डील कर लें डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी की टर्म्स क्या है कि ट्रीटी ऑफ सूरत को तो बोल देते हैं भाई ये लीगली इनवैलिड है, इसको तो हम मानते नहीं है। वॉरेन हास्टिंग्स मना कर देता कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। दूसरा, ब्रिटिशर जो है रघुआ को छोड़ देते कि भाई तुमने भाड़ में जाओ, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, तुमने तुम्हारे साथ जो भी था उसके लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ दिला देते हैं। तो इसको मंथली पेंशन मिल जाती है 25,000 रुपए की। मतलब अगर आप एनुअली काउंट करोगे 3 लाख रुपए, तो सालाना 3 लाख रुपए इसको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से पेशवा गवर्नमेंट से रेडी हो जाते हैं वो लोग। प्लस इसको बोला जाता है कि आप एक विलेज है गुजरात में, कापुर विलेज, कोपर विलेज, कि आप कोपर विलेज में ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ डील होती है, ये भी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस ट्रीटी की डील 2-3 डील मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे उठाई है। However, this treaty was not implemented due to a sudden turn of event. यहाँ तो बात ठीक है। अब ये सब कुछ था कि पिक्चर को समझनी पड़ेगी, मैं पिक्चर को आपको लिंक कराते हुए भी चलूंगा सारी ट्रीटी को एक दूसरे से। वो भाग के गया रघोबा उनके पास, बॉम्बे के पास, बंगाल का कोई चैप्टर ही नहीं है, लड़ाई कर दी, ये हार रहे हैं ना जी, मतलब हार तो गए मराठा उसमें, लेकिन पूना पे कब्जा हो नहीं पाया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जो वहां बंगाल बैठी है, उनको ये चीज समझ में आ गई कि ऐसा ना हो कि पूरे जो भी डेक्कन के जो मराठा सरदार है एक होकर बंगाल पर अटैक कर दे। तो उस डर के मारे, और थोड़ा इनको भी डर था मराठा होगा भी कि हमें भैया दोबारा से इस पंगे में नहीं पड़ना, हमारे पास भी इतनी मैन पावर नहीं है, ना इतना बहुत बड़ा कोई रेवेन्यू हमारे पास है। तो दोनों ही उस चक्कर में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इस ट्रीटी में डील क्या होती है कि रघुवा को चैप्टर हटाओ, पेशवा सिर्फ ही रहेंगे, बट हमें बदले में आप ये है कि ये जो है रघुबा को ये दे दो। और इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसमें आप देखोगे ना इस पूरी ट्रीटी के अंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत को इनवैलिड बोल दिया, बट खुद के लिए ऐसी कुछ नहीं मांगा भाई हमें ये ट्रेड कुछ नहीं दिया, बस सिंपल है कि उसको हम इनवैलिड करते हैं। यहां तक बात ठीक है, लेकिन अभी चैप्टर यहाँ में क्या होने वाला है कि बहुत जल्दी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फ्रेंच का जो बंदा है वो इसके कोर्ट में आ जाएगा पेशवा के पर, उसको वॉरेन हास्टिंग्स को समझ आएगा भैया तो पंगा हो गया, फ्रेंच इनसे जाके मिलेंगे, तो ये जो इसने जो ट्रीटी बोली ये वाली ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसको वॉरेन हास्टिंग इनवैलिड घोषित कर देगा। आइए जरा तीसरी पे। तो ट्रीटी ऑफ वनगांव होती है 1779 में, अगेन वही सेम, बॉम्बे गवर्नमेंट एंड पूना गवर्नमेंट, क्योंकि पंगा तो इन दोनों के बीच में था ना,
तो वॉरेन हास्टिंग फोर्स करता है टीटी ऑफ पुरंदर, टीटी ऑफ बड़गांव साइन करने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट को। तो बॉम्बे गवर्नमेंट पूना गवर्नमेंट के साथ साइन करती है कि भैया दोस्त बन जाते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, सो। बट इस ड्यूरेशन में 1779 से पहले क्या क्या हो रहा है, 1775 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है। 1778 के अंदर क्या है कि फ्रांस ज्वाइन ऑन द अमेरिकन साइड अगेंस्ट इंग्लैंड, ये हम पहले बात कर चुके हैं मसूर में कल के क्लास में। 1778 इस ट्रीटी से कुछ दिनों पहले, मतलब एक साल पहले, फ्रेंच एडवेंचर लुबिन, चेवरिल डी सेंट लुबिन इसका नाम है, रीच पूना, पूना पहुंचता है। तो वॉरेन हास्टिंग को ये बात पता चलती है और वॉरेन हास्टिंग ट्रीटी ऑफ पुरंदर को स्क्रैप कर देता है, खत्म कर देता है। उसको समझ में आता है कोई मतलब नहीं है, मतलब मैंने एक्चुअली जो अब तो होता क्या, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ट्रीटी ऑफ सूरत को इनवैलिड बोला और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर खुद इनवैलिड होगी। तो मतलब ये जो बात बोली गई थी ना ट्रीटी ऑफ सूरत वाज इनवैलिड, तो ये तो कहीं गलत, इसका मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत अब इनवैलिड नहीं है। ट्रीटी ऑफ सूरत अब इनवैलिड नहीं है। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में थी, अगेन वही रघुनाथ और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। तो ये पिक्चर में आ रही है, ये बात मराठा को पता चल रही है। अब देखिए क्या होने वाला है। सो वॉरेन हास्टिंग एस्केप्ड ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बॉम्बे गवर्नमेंट, वही वाली गवर्नमेंट जिसने रघुबा के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी, बॉम्बे गवर्नमेंट रिज्यूम, उसने दोबारा लड़ाई चालू कर दी कि भाई ट्रीटी ऑफ सूरत तो इनवैलिड है नहीं, अब तो चालू है, तो हम तो दोबारा लड़ेंगे। एंड सेंड आर्मी टुवर्ड्स पूना अंडर कर्नल इगर्टन। तो इसके थ्रू वापस एक आर्मी भेज दी जाती है। एक और बैटल फॉर्ट होती है, बैटल ऑफ टेलीगांव, ठीक है। तो बैटल ऑफ टेलीगांव होती है 9 जनवरी 1779 को। एक सेकेंड, ये बैटल आ गई, बैटल ऑफ टेलीगांव। अब आप बोलोगे सर कितनी बैटल आई बीच में, आप याद करो पहली बैटल कौन सी थी, पहली ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अदास, जिसके अंदर मराठा हार गए बट उन्होंने पूना पर कंट्रोल बनाए रखा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है ट्रीटी ऑफ सूरत को इनवैलिड करने के लिए। इसमें कोई बैटल नहीं है, ये सिंपल सा बंगाल गवर्नमेंट साथ होती है, बट जो फ्रेंच एडवेंचर है वो मराठा कोर्ट में आया था, उससे वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को इनवैलिड कर देता है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर इनवैलिड होगी तो ट्रीटी ऑफ सूरत अब इनवैलिड नहीं है, ट्रीटी ऑफ सूरत अब वैलिड है। तो वैलिड है तो उसके अंदर दोबारा लड़ने जाएंगे, तो दोबारा फिर एक बैटल फॉर्ट होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ टेलीगांव। तो मेरा क्वेश्चन ये, बैटल ऑफ टेलीगांव किस ट्रीटी की वजह से हो रहा है, तो आपका जवाब होगा ट्रीटी ऑफ सूरत। समझ में आया, ये ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर ही दो बैटल लड़ी जा रही है। इस बैटल इसकी वजह से बैटल ऑफ अदास लड़ी और इसी ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ऑफ सूरत की वजह से ये बैटल ऑफ टेलीगांव भी लड़ी जाएगी। क्लियर बात है यहाँ तक, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले जल्दी बताओ ये पॉइंट समझ में आएगा कि ये जो बैटल ऑफ टेलीगांव है ये एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ सूरत की वजह से। अब जब ये बैटल ऑफ टेलीगांव होती है तो पहली बैटल वो हार चुके हैं मराठा, ठीक है, पहली बैटल हार चुके हैं। मराठा मैन पावर उतनी ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपको पता है मराठा मैन पावर इतनी ज्यादा क्यों नहीं है, याद करिए 1761 का इवेंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 28,000 मराठा सोल्जर मारे जा चुके हैं, तो उनकी टीम तो वैसे ही साफ हो चुकी है। अब भाई आर्मी बिल्डअप होने में टाइम लगता है ना, इतना जल्दी तो है नहीं, तो उतनी ज्यादा मैन पावर नहीं जितनी मैन पावर 1761 के टाइम पे थी, तो टीम आर्मी की जा चुकी है। तो ये एक दूसरी टेक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, मराठा यूज स्कॉच अर्थ पॉलिसी। अब स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी के अंदर होती है कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी इज ए मिलिट्री स्ट्रेटजी दैट एम्स टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट माइट बी यूजफुल फॉर द एनिमी। समझ आया, ये होती है इसको, मतलब ये क्या करेंगे, इसी का पार्ट है, बर्निंग फार्मलैंड्स, जो पॉइजनिंग वेल्स, कुएं में जहर मिला देंगे, फार्मलैंड्स को जला देंगे, ताकि अगर वो आर्मी आती भी है तो रुकेगी, करेगी क्या, यहाँ पे पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। तो इस तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं मराठास, स्कॉच अर्थ पॉलिसी। ये बर्निंग फार्मलैंड, पॉइजनिंग वेल इसी का पार्ट है, ये मैंने कॉमा करके लिखा है, बेसिकली इसी का पार्ट है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी का ही पार्ट है ना। एक सेकंड, ये इसी का पार्ट है, मैं ब्रैकेट में कर दूं, ऐसे अब समझ जाओगे, इसी का पार्ट है। तो स्कॉच अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश सरेंडर्ड, फोर्स टू साइन ट्रीटी ऑफ बड़गांव। मतलब इस पर्टिकुलर बैटल में इंग्लिश जो ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट है वो सरेंडर कर देती है मराठाओं के सामने। मतलब हम ये बोल सकते हैं मराठा इस बैटल को जीत जाते हैं, दूसरी जो बैटल है। और ये ट्रीटी ऑफ बड़गांव के लिए फोर्स किया था इनको, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। तो अगर फोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन इस ट्रीटी में आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा पावरफुल होगा। आपको पता है इस ट्रीटी के अंदर ज्यादा पावरफुल होगा मराठा। तो इस ट्रीटी में क्या होता है, बॉम्बे गवर्नमेंट वुड रिटर्न ऑल टेरिटरी कॉन्क्यूर्ड बाय दी, जो भी इसने टेरिटरी जीती 1773 को चुपचाप से वापस दे दो। 1773 के बाद जितनी भी टेरिटरी आपने जो जीती है, मतलब छीनी है मराठा से, वो वापस देनी पड़ेगी। सिंधिया विल गेट ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द बहरूच, कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा बहरूच का सिंधिया के पास भी जाएगा। तो ये दो टर्म यहाँ पे साइन होती है। अब ये पॉइंट आप लोग क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट बैटल थी वो मराठा हार गए थे, बैटल ऑफ अदास, लेकिन फिर भी उन्होंने पूना पर कंट्रोल बना लिया। जो बैटल ऑफ तेलेगांव थी उसके अंदर मराठा ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो बॉम्बे की गवर्नमेंट थी, उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया हर तरह से। न लड़ने के लिए, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है उनके पास। कैंप कहाँ लगाए, सब कुछ जो पूरा आप देखना स्कॉच अर्थ पॉलिसी ऑनलाइन सर्च कर लिया, हालांकि सर्च करने की जरूरत नहीं, मेन चीज तो यही है
तो मजबूर होकर वो सरेंडर हो जाते हैं, और इनकी जो भी मांगे होती है, और भी बहुत सारी डिमांड होती है, बट मैंने यहाँ एक दो ही जो मेन है, जो बुक्स के अंदर मेन डिमांड है वही होती है, मैंने वही आपके सामने लिखी है। लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है, टर्न ऑफ इवेंट बहुत सारे होने वाले हैं, बट वारेन हास्टिंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। भाई ये तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने कर दी और करके लोग चुपचाप से निकल लिए वहां से। ये बात जब वारेन हास्टिंग को पता चलती है बंगाल वाले को, तो पलट जाते हैं वो लोग। वो मना करते हैं भाई हम नहीं मानने वाले इस ट्रीटी को, क्योंकि मेन तो बंगाल है ना, बॉम्बे तो उसके अंडर में आता है। तो ये बंदा एक आर्मी भेजता है कर्नल गोडार्ड के, एक और आ रहे हैं, कितने सारे कर्नल आ गए देखो। सबसे पहला कर्नल कौन आया याद करो, सबसे पहले आया था हमारे भाई साहब ये कर्नल कीटिंग। कर्नल कीटिंग कौन सा है, ट्रीटी ऑफ सूरत में जो रघुनाथ राव के साथ आते हैं 2500 2,500 सिपाहियों के साथ, तो कर्नल कीटिंग पहला बंदा, ये जीत जाता है, लेकिन मराठा पे कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं पूना जीत नहीं पाता। तो कर्नल कीटिंग के बारे में ये। अच्छा, दूसरा कौन सा कर्नल है, कर्नल उपटन। ये कौन है, वारेन हास्टिंग भेजता है इसको पूना दरबार में एक ट्रीटी साइन कर लेंगे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के लिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा कर्नल कौन सा है, तीसरा हमारे पास में कर्नल इगर्टन। ये कौन है, ये वो है जो बैटल ऑफ तेलेगांव फाइट करता है। एंड चौथा कर्नल आएगा कर्नल गोडार्ड। ये कौन है, अब ये बंदा वो है जो वारेन हास्टिंग दोबारा भेजेगा, इस ट्रीटी को मानेगा नहीं हो, ठीक है। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बडगांव 1779, इस ट्रीटी को वारेन हास्टिंग मानेगा नहीं। एक और बंदा भेजेगा वहां से दोबारा बैटल फाइट करने के लिए, तो मराठा को दोबारा बैटल लड़नी पड़ेगी। कर्नल गोडार्ड सर, ये कर्नल गोडार्ड अहमदाबाद और वसई जो कि मराठा एम्पायर के पार्ट है उनको जीत लेता है, बट दिस आर्मी डिफीटेड एट पूना, लेकिन पूना में हार जाती है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ जो बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल आर्मी है, बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेन वहां पे है, उनकी हार हो जाती है। 2 पोर्शन तो वो जीत जाते हैं, 2 बैटल तो वो जीत जाते हैं, अहमदाबाद में, वसई में। अहमदाबाद भी कैप्चर कर लेते हैं, वसई भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन पूना में जीत नहीं पाते, पूना में इनको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ये बात वारेन हास्टिंग को पता चलती है कि मेरी आर्मी हार चुकी है, तो एक और आर्मी भेजता है, अनदर डिटैचमेंट लेड बाय द कर्नल पोपेम। ये 5वां कर्नल आ गया भाई इतने ड्यूरेशन में, और ये ग्वालियर को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो इसने ग्वालियर को, पता है आपको, पता है ग्वालियर में कौन है, ग्वालियर में सिंधिया, ठीक है। तो अगर एक ग्वालियर को कैप्चर करा सिंधिया, तो मतलब सिंधिया का टेरिटरी तो गई इनके पास से, तो अब पिक्चर में सिंधिया आएगा, 100% सिंधिया तो आएगी। बैटल ऑफ सिपरी होती है शिवपुरी में, जो इसमें जनरल केमेक है जो बेसिकली सिंधिया को डिफीट करते हैं और सिंधिया को मजबूर करते हैं ट्रीटी ऑफ सलबई साइन करने के लिए, वही वाली जो ग्वालियर कैप्चर हुआ है। तो इसी में सिंधिया यहाँ फाइट कर रहे हैं, कर्नल पोपम ने ग्वालियर फाइट कर लिया है। बैटल ऑफ शिवपुरी हो रही है, शिवपुरी जिसको बोलते हैं, उसमें कर्नल केमेक, जनरल केमेक है, वो सिंधिया को हरा के ट्रीटी ऑफ सलबई साइन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये पूरी पिक्चर है। अब इसमें काफी सारे नाम आगे, काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम लास्ट बैटल पे जाएंगे, ट्रीटी ऑफ सलबई पे। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ट्रीटी ऑफ सूरत क्यों हो रही है, क्योंकि रघुनाथ राव को लात मार के निकाल दिया बादा भाई ने वहां से, मराठा पेशवा, तो वो जाएगा चुपचाप से बॉम्बे के पास। बॉम्बे अपना एक बंदा भेजेगी कर्नल कीटिंग, 2,500 सिपाही के साथ लड़ेगा, ठीक है। लड़ने के बाद जीतेगा, लेकिन पूना पे कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये बात बंगाल वहां पता चलेगी, बंगाल में वारेन हास्टिंग को। वारेन हास्टिंग वहां से अपना एक और बंदा भेजेगा जिसका नाम है कर्नल उपटन, ठीक है। ये कौन था, कर्नल कीटिंग बॉम्बे से आया, कर्नल उपटन बंगाल से आया। ये आके इनसे साइन करेगा ट्रीटी ऑफ पुरंदर कि भैया पीस पीस कर लेते हैं, खेल लेते हैं, बॉम्बे का हटा, ये जो बॉम्बे ने जो ट्रीटी साइन करी वो इनवैलिड है। बट इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ल्यूबिन, चेवल डी सेंट ल्यूबिन जो फ्रेंच एडवेंचर है, वो मराठा कोर्ट में आया था। वारेन हास्टिंग को शक होता है, तो वो ऊपर वाली जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी उसको ही इनवैलिड कर देता है, तो ट्रीटी ऑफ सूरत ऑटोमेटिक वैलिड हो जाती है। तो दोबारा से बॉम्बे गवर्नमेंट जो है वो वॉर रिज्यूम कर देती है अंडर द कर्नल इगर्टन। तीसरा कर्नल आ गया, बैटल ऑफ तेलेगांव होती है, इसको पॉलिसी हार जाते हैं, हार का सामना करना पड़ता है। ये कुछ टर्म्स इनसे हम साइन कर, जो मराठा है वो साइन करवा लेते हैं, लेकिन वारेन हास्टिंग बैठा हुआ है, वो इस बात को नहीं मानता हारने को। वो दोबारा से एक आर्मी भेजता है कर्नल गोडार्ड से, अहमदाबाद और वसई कैप्चर हो जाता है, बट वो हार जाता है पूना में। फिर वो एक और दोबारा आर्मी भेजता है कर्नल पोपम से। ये कर्नल पोपम ग्वालियर को जीत लेता है, ग्वालियर जो हमारा सिंधिया गया, और सिंधिया को फोर्स किया जाता है ट्रीटी ऑफ सलबई साइन करने के लिए। आप यहां से 2 नाम आए देखिए, ग्वालियर या मैं बोलूं सिंधिया को हराने के लिए 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, कर्नल पोपम और ये जो बैटल ऑफ शिवपुरी जिसको फाइट किया था जनरल केमेक ने, ठीक है, जो शिवपुर में फाइट हुई है, तो ग्वालियर के क्लोज में। तो ये दोनों बैटल के दोनों 2 नाम जो है, ये कर्नल पोपम और जनरल केमेक, इन दोनों की वजह से सिंधिया हार जाता है और ट्रीटी ऑफ सलबई साइन करने के लिए इसको फोर्स किया जाता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ये नाम जो भी है 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ सलबई, अब वो सलबई कौन सी है, ये वही है जो सिंधिया को फोर्स किया है। बेसिकली सिंधिया को एक्चुअली मीडिएटर बनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी तो टेरिटरी गई ना, उसका तो ग्वालियर कैप्चर करके बैठे, तो उसको बोला चल ठीक है तू आजा बीच में, चुपचाप से साइन हमारे बीच में, मतलब बंगाल के बीच में और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बीच में और मराठाओं के बीच में मीडिएटर बन, और अब हमारी टर्म है इनको मनवा, अगर तू नहीं मनवाएगा तो चल ठीक है, हम पूना तो कैप्चर नहीं कर पा रहे बट तेरी टेरिटरी गई, तो सिंधिया मीडिएटर बनेगा और मतलब मजबूर कर समझाएगा मराठाओं को कि आइए और ट्रीटी साइन करिए। सो ये ट्रीटी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी वाली ब्रिटिश, ये बंगाल वाली है, मेन जो पावरफुल है ये उसी है ना बंगाल, तो ये बंगाल वाली है।
मतलब बोल सकते मेन ब्रिटिश बंगाल वाला, और पूना गवर्नमेंट वही मतलब मराठाओं के बीच में। मीडिएशन कौन करेगा? महाजी सिंधिया। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी टेरिटरी जा चुकी है, ग्वालियर को कैप्चर कर चुके हैं। अगर नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? मराठाओं के अंदर सिंपल मंत्री बनकर रह जाएगा बस। तो साइन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑन ईच अदर टेरिटरी, या फिर इसको स्टेटस क्यू एंटे बेल्जुम, ठीक है, बेलम। तो इसका बेसिकली मतलब जो भी आपकी पहले की टेरिटरी वो वापस हो जाएंगी, सब अपने अपनी जो पहले से जो सिस्टम था वही चलाएगा, और एक दूसरे की जो टेरिटरी उसको जो कैप्चर की वापस दे देंगे, और दूसरे की टेरिटरी पे दोबारा कभी इन्वेड नहीं करेंगे। ये बात साइन होती है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, ऐसा नहीं कि ये इसको दे देगा, कुछ नहीं होता। अपनी जो पहले की टेरिटरी वो चीज पे डील होके ये खत्म है, मतलब फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो चुकी है इस ट्रीटी के साथ। क्या कंक्लूजन निकला? कुछ नहीं, जो जैसा था वैसे ही रह गया। समय मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आके खत्म हो गया, किसी को कुछ नहीं मिला। इस बीच में आपके दिमाग में दो चार चीज आई होगी, ये रघुबा के साथ क्या हुआ, जो इस बैटल का मेन जो विक्टिम समझिए, जो आपसे मेन कल्पिट समझ लिए। तो इसको कुछ नहीं, इसके लिए जो बस ये कि थोड़ी सी इसकी पेंशन बढ़ गई। पहले इसको 3 लाख रुपए सालाना मिल रहे थे, 25,000 मंथली के हिसाब से। अब इसको 3.5 लाख मिलेगी, ठीक है। बट एक ये डील होगी ताकि आगे से कोई कीड़े ना करे, ठीक है, इसका चैप्टर ही क्लोज होगा। और इसको शांत करने की वजह से ही बाद में इसी के बेटे को, जो बालाजी सेकंड, बाजीराव सेकंड बनेगा, उसको पेशवा बना दिया जाएगा, क्योंकि इसका चैप्टर अब यहाँ क्लोज हो जाएगा, दोबारा कभी आएगा मेरी पिक्चर में। तो 3.5 लाख रुपए में इसकी डील कर दी गई। प्लस माधवराव टू जो है उसको पेशवा ब्रिटिशर्स भी ऑफिशियली मान लेते हैं। वो भी मान ले, चलो ठीक है, हमारे लिए अब यही पेशवा, अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। आप लोगों को भी समझ में आ गया मराठों से लड़ना उनके लिए, क्योंकि आपने मराठों ने कितने सारी बैटल हराई उनको। कुछ बैटल जीती भी, लेकिन बहुत सारी बैटल हराई है उनको, मराठा पे कैप्चर नहीं कर पाए वो, जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी, इवन बंगाल गवर्नमेंट भी। तो उनको समझ आ गया मराठों को अभी कैप्चर करना उनके बस की बात नहीं है। प्लस आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी टेरिटरी कैप्चर करने से मतलब था ही नहीं, उनको तो सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट था। तो अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए वो फालतू में चीजें नहीं, और दूसरा अगर वो ऐसा कर लेते तो अदर यूरोपियन पावर्स भी जो है उनको भी पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है इंडिया के अंदर, और वो भी इंडिया पे इनके ऊपर अटैक कर देते। तो कई सारी चीजें थी, जो पिछले मसूर वाला रीजन पड़ा, वो सारे रीजन आप एज इट इज यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी गिव अप बेसिन एंड अदर, वो जो पहले उन्होंने अपनी जो टेरिटरी कैप्चर करी थी वो उन्होंने वापस दे दी। बट मैंने बनाया कि अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने स्टेटस क्यू एंटे बेल्जियम बेलियम ये साइन कर दिया कि सबके टेरिटरी, लेकिन कुछ चीजें फिर भी रख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, डीलिंग से या मेडिटर बन गए। कौन कौन सा? सेल्स्टी एंड एलिफेंटा आइलैंड। तो ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ वापस कर दिया, बट फिर भी उन्होंने अपने पास दो चीज रख ली है, सेल्स्टी एंड एलिफेंटा आइलैंड। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेटस क्यू एंटे बेल्जियम साइन करने के बाद में भी अब वो मेडिटेशन के मराठाओं को मना के जैसे भी जैसे, ठीक है। नेक्स्ट, जो सिंधिया है, गॉड बैक द इंटायर टेरी, इसका काम हो गया, समझ आया। मेन तो यही था मेडिटेशन से, क्यों क्या मेरे समझ में आया, इसको तो अपनी टेरिटरी वापस ही थी। तो गॉड बैक इंटायर टेरिटरी ऑन द वेस्ट ऑफ द यमुना, जो इसकी जो यमुना के वेस्ट में जो भी इन्होंने कैप्चर किया था ईस्ट इंडिया में, वो सब इसको वापस देते हैं। तो ये हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड, और इसका रिजल्ट रहा ड्रॉ। ड्रॉ मैंने क्यों बोला, ना तो ये जीते ना ये जीते, ठीक है। सिर्फ इतना सा बोल सकते हो कि इतना सा फायदा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल्स्टी और एलिफेंट आइलैंड इनके पास आया, जो इनके पास, और कुछ नहीं। बाकी इस बैटल का कुछ भी रिजल्ट नहीं रहा, कंप्लीटली ड्रॉ है। बोलिए। तो ये बैटल खत्म होने के बाद, ट्रीटी ऑफ सलबई होने के बाद, बड़ी दोस्ताना रिलेशनशिप रहेगी इनका, ठीक है। कई सालों तक लड़ाई नहीं होगी। अब पंगा कहां से स्टार्ट होगा, अब आपको दूसरी बैटल का पहले क्या समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड। तो आइए सेकंड बैटल बैकग्राउंड बताएं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 1805 में होगी। अच्छा, और टीटी ऑफ सेल्बी कब साइन हुई है? 1782। मतलब लगभग लगभग 20 साल तक, लगभग 20 ईयर तक, 20-21 ईयर तक शांति रहेगी मराठा किंगडम के बीच में। कोई बैटल फॉर्ट नहीं की इन लोगों ने, आराम से अपना काम करते रहे। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, 1798 के अंदर लॉर्ड विलेस्ली आया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। लॉर्ड विलेस्ली, आपको पता है इससे पहले कौन आया था? सबसे पहले वॉरेन हास्टिंग था, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, फिर जॉन शोरे, ठीक है। जिसको हम ये भी बोलते हैं कि भैया जो क्या क्या नाम है उसका, फादर ऑफ द नॉन इंटरवेंशन वाले जो था, ठीक है। तो जॉन शोरे आता है, फिर बाद में लॉर्ड विलेस्ली आता है। सो लॉर्ड विलेस्ली जो है, अभी इसका सिस्टम अलग है, ये दूसरी चीजों बिलीव करता है, ये एग्रेसिवली एक्सपांशन पॉलिसी को फॉलो करता है लॉर्ड विलेस्ली। अभी तक कोई भी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेस्ली जैसे आया ही नहीं था पूरे इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जो इतनी स्पीड के साथ, या बोले इतनी खतरनाक तरीके से लड़के मार के काट के अपनी पॉलिसी से इसने दूसरे किंगडम को एक्यूपाई कर लिया। तो इसने ये लेके आया सब्सिडी अलायंस सिस्टम। सब्सिडी अलायंस सिस्टम के बारे में हम लोग गवर्नर जनरल के टाइम पे और बात करें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा सब्सिडी अलायंस सिस्टम की टर्म्स पढ़नी है। दोबारा ना, ये भी छोटा लिखा है इसमें, जो वॉरेन हास्टिंग आया सबसे पहले। चलो मैं इसको थोड़ा सा उसमें कर देता हूँ, मैंने इसको छोटा लिखा था, इसको मैंने बड़ा भी कर दिया है। कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया,
एक सेकंड, चलो। तो यहाँ गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल है जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है वारेन हेस्टिंग्स। उससे पहले गवर्नर्स होते थे, गवर्नर जनरल्स नहीं होते थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव तो सबसे सबसे पहला गवर्नर कौन है बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया वेल्सी टार्ट, फिर कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। अब आया वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के जो है ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, और बॉम्बे और मद्रास दोनों को अपने, अब समझ में आ रहा है ये क्यों ऑर्डर दे पा रहा है? क्योंकि ये लेकर आया था रेगुलेशन एक्ट 1773। इस रेगुलेशन एक्ट 1773 की मदद से इसने क्या करा, बंगाल को खुद इन दोनों के ऊपर ला दिया। मतलब अब बॉम्बे और मद्रास जो ये बंगाल वाला बोलेगा वो मानेंगे। इसलिए बंगाल की गवर्नमेंट मेन, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बंगाल की गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट ये सब छोटी है। तो ये एक पॉइंट आपके लिए दिमाग में। पहला आपको क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो आता है वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पूरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल से, पूरे नोट्स बना रखे मैंने आपके लिए, बाद में बात करेंगे इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको बोलता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जो आप हम तैयारी कर रहे हैं उसका बाप यही है, मतलब उसको मेरे बाप का मतलब होता है कि उसको लाने वाला यही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें, परमानेंट कॉर्नवालिस कोड लेकर आया, इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल इसी की देन है, ठीक है। अब आता है सर जॉन सोरे। ये मैंने बताया था नो पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन, फादर ऑफ द नॉन इंटरवेंशन इसी को बोलते हैं, इनको किसी भी मदद करना नहीं। इसका एक अच्छी चीज है, आपने कल के क्वेश्चन में देखा था, बैटल ऑफ खरदा 1795 में होती है, निजाम और पेशवा माधवराव सेकंड। अब आपको था 1795 में हो रही है, ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हो चुकी है, ठीक है। एक दूसरे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा होता है तो मदद करेंगे, यही होता है डील। तो उस डील के अंदर निजाम और इनके बीच में फॉट हो रही है, तो हिसाब से सॉरी माफ कीजिए, मैं इसको, हाँ निजाम मैं पेशवा के साथ बोल के माफ कीजिएगा। ये जो निजाम है, निजाम के हैदराबाद के बारे में पढ़ चुके पहले भी। निजाम जो है इसके अंडर में अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। तो ये जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में काम कर रहा है, लड़ाई हो रही है। तो ये जो गवर्नर जनरल है इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था निजाम को, लेकिन ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का इस्तेमाल करते हुए ना तो निजाम की मदद करता है ना और बैठा रहता आराम से। तो ये बैटल जो है निजाम हार जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। लेकिन इसका काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, यूरोप के अंदर काफी ज्यादा अपोज होता है कि इस तरह की जो पॉलिसी अपना रहे, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए थे, वॉलिस हो गया या क्या नाम वारेन हेस्टिंग्स हो गया, उसके बिल्कुल आके बैठ गया, बस कुछ नहीं हो रहा ब्रिटिश में, बस वो ट्रेड करे जा रहे हैं। तो इसको बहुत जल्दी निकाल दिया, देखो कितनी जल्दी 4 से 5 साल लोगों ने इसको भगा दिया। बाकी जितने भी आते हैं काफी लंबे टाइम तक रहे। अभी देखो वेलेस्ली ये आएगा 7 साल तक ये रहेगा, 7 साल के अंदर ये लेके आएगा सब्सिडी अलायंस सिस्टम। इस सब्सिडी अलायंस की जो पहला स्टेट होगा वो होगा निजाम ऑफ हैदराबाद, जो इसको साइन करेंगे। मैंने बताया ऊपर अभी 2 मिनट पहले जॉन सोरे में कि निजाम जो है ये इन्हीं के अंडर में काम कर रहा है पूरी तरह से। तो सबसे पहले साइन भी ये करेंगे, उनको तो इन्हीं के अंडर काम करेगा, नहीं करेंगे तो दोनों तरफ के लिए खतरा है, मैसूर भी खतरा है और मराठा भी खतरा है। तो सबसे पहला जो साइन करने वाला वो हैदराबाद। अब बात करते हैं और कितनी स्टेट ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन करा। तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले साइन करा, उसके बाद मैसूर 1799 में। मैसूर कब? टिप्पू सुल्तान के मरने के बाद किशन राजा जो आया था वोदिया डायनेस्टी का, उसने। देन तंजौर, अवध, कर्नाटकी, पेशवा 1802 में शामिल कर देंगे ये मराठा। अभी आने वाले हैं हम वापस बैटल पे आने वाले हैं, इस पॉइंट पे भी आने वाले हैं। फिर भोसले राजा ऑफ द बेरियार नागपुर वाले जो सिंधिया भी साइन कर देगा, होलकर भी साइन कर देंगे, सब कुछ साइन कर देंगे इसी बैटल के अंदर ही। अब आता है सब्सिडी अलायंस सिस्टम, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ होता क्या है। देखिए इसके लिए हम बात करते हैं वेलेस्ली के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेलेस्ली के बारे में बात हो रही है। ही केम टू इंडिया एट ए टाइम व्हेन द ब्रिटिश वर लॉक्ड इन ए लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल विद फ्रांस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेलेस्ली के बारे में बात हो रही है। ही बिलीव दैट द ओनली वे टू सेफगार्ड इंडिया अगेंस्ट फ्रेंच डेंजर वाज टू ब्रिंगिंग एज मेनी स्टेट पॉसिबल एज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। मतलब बेसिकली मानना यह था कि अगर फ्रेंच यहां पे इन्वेट कर दे तो आप पहले ही इन लोगों को अपने अंडर में ले आओ ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। तो इसने क्या करा, ही रिलाइड ऑन 3 मेथड, 3 तरीके इस्तेमाल करें। पहला है सब्सिडी अलायंस सिस्टम, की कोई प्यार से मान जाए तो ठीक है, मतलब सब्सिडी का मतलब वही हमारे अंडर में काम करेंगे, बताएंगे पूरी टर्म्स में। दूसरा, अगर नहीं मानता तो उनके खिलाफ वॉर छोड़ दो। और तीसरा क्या है, द अजम्पशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर, जैसे हमारा मसूर के केस में इसने कराई है। आइए नेक्स्ट, सब्सिडी अलायंस सिस्टम के बारे में क्या क्या इसकी टर्म्स होती है। अगर कोई इंडियन रूलर है इसको एक्सेप्ट करता है नॉट टू फाइट विद एनी अदर पावर विदाउट ब्रिटिश परमिशन, ठीक है। तो किसी और से, जैसे मराठा को मैसूर से नहीं लड़ सकते, मैसूर निजाम से नहीं लड़ सकते, अगर आप साइन करते पहले ब्रिटिश की परमिशन लेनी होगी। दूसरा, कीप नो कॉन्टेक्ट विद एनी आउटसाइड पावर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यही तो कहता था कि अगर फ्रेंच आ गए तो आप फ्रेंच के साथ या कोई भी आउटसाइड पावर है, यूरोपियन पावर के साथ किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं होगा। आपके कोर्ट के अंदर कोई भी फ्रेंच का बंदा बैठा हुआ नहीं मिल जाना चाहिए। अच्छा, जो बड़ी स्टेट होती थी, बिग स्टेट, उनको क्या बोला गया कि आप आर्मी जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश जनरल रहेगी। दूसरा, ये जो आर्मी आप जो रखोगे, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी जो रहेगी, बेसिकली पूरी तरह से आप मान लो कि आर्मी का कंट्रोल इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उस आर्मी का खर्चा उठाने के लिए टू मीट द कॉस्ट
ए पोर्शन ऑफ द स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, स्टेट का, वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस आर्मी का खर्चा उठाएंगे, प्लस एनुअल सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी स्टेट के लिए था, बड़ी स्टेट जैसे मराठा हो गया, मैसूर हो गया, उनके लिए। बट जो छोटी मोटी स्टेट है, ट्रेवनकोर टाइप की कुछ छोटी मोटी स्टेट है, उनको क्या बोला गया कि जो आर्मी है उसकी कॉस्ट मीट करने के लिए एनुअल सब्सिडी तो होगी, बट आपको अपनी को टेरिटरी देनी नहीं है, क्योंकि अगर उस छोटी स्टेट ने पूरी टेरिटरी दे दी तो अपना खुद का वो खर्चा कहां से निकालेंगे, उतना इतना बड़ा रेवेन्यू है नहीं, तो उनको सिर्फ एनुअली सब्सिडी दी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। इन रिटर्न, बदले में, ब्रिटिश गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी इन्वेजन। ये इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई एनिमी दे तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह की ट्रीटी जिसको इन लोगों ने साइन कर लिया। ऑल्सो ए ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज पोस्टेड इन द कैपिटल। मिस्टर वॉट वाला केस याद कर लिए, मिस्टर वॉट वाला, कल मैं क्लास में था मैसूर के केस में। तो इसी तरह ब्रिटिश रेजिडेंट होकर वो देखेगा कि कोई फ्रेंच या कोई यूरोपियन कुछ और पावर तो नहीं है इनकी कोर्ट में, या किसी भी तरह की कोई मतलब किसी से लड़ने की प्लानिंग तो नहीं चल रही, तो पहले ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बता देगा, और वो इस ट्रीटी के तहत, सब्सिडी अलायंस सिस्टम के तहत, इस पर्टिकुलर जो भी स्टेट ने साइन किया होगा उसको फोर्स करेंगे अपनी हिसाब से काम करने के लिए। अब काफी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सब हम अलग से बात करेंगे, किस किस ने साइन करी इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया है सब्सिडी अलायंस सिस्टम का, आपको समझ में आ गया होगा पूरी पिक्चर। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। ओके, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करते हैं। बेसिक इसका बैकग्राउंड पीछे का आपने देख ही लिया है कि एक्चुअली बटल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो सब्सिडी लाइन सिस्टम के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है, वेलेस्ली के बारे में आपने पढ़ लिया हल्का फुल्का, और इससे पहले के जो गवर्नर जनरल हमें थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आपने देख लिया। गवर्नर जनरल को वैसे मैं इस पीडीएफ से पहले पढ़ाना चाह रहा था कि इससे पहले हम पढ़ लेते, थोड़ा सा मैं आइडिया लग जाएगा, बट फिर मुझे लगा कि एक काम करते हैं, क्योंकि उसमें एंग्लो मराठा, हर गवर्नर जनरल के अंदर एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ये वॉर ही चलती है, खासकर ये वेलेस्ली तक, ठीक है। और तो बेटर था कि मुझे लगा पहले ये पढ़ा लेते हैं, बाद में गवर्नर जनरल वाला चैप्टर हम डील करते हैं। तो ये जब कॉन्क्विस्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं गवर्नर जनरल वाला चैप्टर डील कर लूंगा। मतलब हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश एक्सपांशन बियॉन्ड द इंडियन फ्रंटियर के बाद हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, गवर्नर जनरल चैप्टर के, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद, तो हो जाएगा। सारे नोट्स हमारे रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1798 में लॉर्ड विलेस्ली आता है, पता ही आपको इसके बारे में, लॉर्ड विलेस्ली बताई दिया मैं 2 मिनट पहले। लॉर्ड विलेस्ली आता है, गवर्नर जनरल बंगाल बनके सब्सिडी अलायंस सिस्टम फोर्स करता है। इनिशियली मराठा रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, हम साइन नहीं करेंगे। सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद साइन करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन साइन करता है, निजाम ऑफ हैदराबाद। बट अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है कि 1800 के अंदर नाना फडणवीस जो है वो मारे जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। अब मरने के बाद आपको पता है जब तक नाना फडणवीस थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशवा बालाजीराव 2 है, इनके ऊपर नाना फडणवीस का हाथ है, तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। नाना फडणवीस बहुत पावरफुल है, शिवगामी है, बाहुबली वाली, ठीक है, उस तरह का कुछ इनका रोल है। तो पेशवा बाजीराव 2 को कुछ कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन इसके मरने के बाद पावर स्ट्रगल चालू होता है। यशवंत राव होलकर जो है अपनी लाल लाल आके दिखाना चालू कर देता है। पेशवा बाजीराव 2 है, दौलत राव सिंधिया को अपने खोपचे में लेके इनका अलायंस बना लेते हैं, इनको साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक अलायंस बना लेते हैं। होलकर एक अलग ही निकल जाता है जो इनके खिलाफ है। होलकर अभी है, होलकर इनके खिलाफ है, मतलब बेसिकली स्ट्रगल ऑफ पावर में होलकर अगेंस्ट है पेशवा के, सिंधिया पेशवा एक साथ है। अभी बीच में कौन गायब है सर? अभी गायकवाड़ और भोसले कहीं पिक्चर में नहीं है। अब देखिएगा 5 ही लोग थे ना मेन, तो 3 तो लड़ ही रहे, तो 2 अभी है नहीं, उनका पिक्चर भी आएगी धीरे धीरे। तो पेशवा ब्रूटली किल्ड होलकर्स ब्रदर बिट्ठवराव होलकर। अब ये एक पेशवा ने गड़बड़ कर दी, या जो भी मान लो कि आपने होलकर के भाई को मार दिया। अब भाई साहब कहने को तो ये पेशवा है, कहने को तो इसके पास आर्मी बहुत बड़ी है, कहने को उसके साथ सिंधिया का सपोर्ट है, बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन जब आप किसी के भाई को मार देते हो या फैमिली में किसी मेंबर को खत्म कर देते हो, वो पगला जाता है। और आपको पता है कि जब पागलपंथी में लोग लड़ेंगे तो वो फिर अब सब कुछ खत्म कर देंगे। तो यही कुछ हुआ बैटल ऑफ पूना में। होलकर आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी कंपेयर टू पेशवा एंड सिंधिया। स्टिल होलकर डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ द पेशवा एंड सिंधिया और पूना को कैप्चर कर लेता है। समझा? तो यही होता है ना कि आप किसी चीज को जुनून से करना चाहो या पागलपंथी से करना चाहो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, भाई कुछ भी हो भले। तो सेम चीज है, होलकर की आर्मी दोनों बड़ी आर्मियों को हराकर पूना कैप्चर कर लेती है और पेशवा को भागने पे मजबूर कर देती है। अब ये पेशवा भागे जा रहा, सोचा कहां जाऊंगा क्या, सिंधिया पहले हार चुका है, होलकर कैप्चर, जाने का ऑप्शन ही नहीं है, कहां जाएगा, इधर जाएगा, हर जगह जाएगा तो मारा जाएगा। तो आपको पता है जब भी कुछ ऐसा होता है, माई बाप कौन है, ब्रिटिशर्स, तो भाग के पेशवा चले जाता है बेसिन्स में। बेसिन वही है ब्रिटिश टेरिटरी, तो बेसिन के पास पहुंच जाता है एंड सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन कर लेता है, साइन द टीटी ऑफ द बेसिन। टीटी ऑफ द बेसिकली बेसिन इसका मतलब है कि पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी, और ये बोल देता है कि मैं अब आपके साथ सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन करता हूं। सब्सिडी अलायंस सिस्टम क्या आपको पता ही है, पूरा पीछे ऊपर बताई दिया मैंने। सो टीटी ऑफ बेसिन को हम टीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस भी बोल सकते हैं। इसमें पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, 1802 में होता है। अब पिक्चर बदल गई, होलकर पूना में बैठा हुआ है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, हालांकि गेम खेल गया ये पेशवा, बहुत सही गेम खेल गया,
हिसाब से तो पूना से बाहर कर दिया इसको, लेकिन टीटी साइन करते ही अब एक्चुअली यही पेशवा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में। तो अब मजबूरन होलकर को खाली करना पड़ेगा पूना, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डायरेक्ट पंगा हो जाएगा उसका, समझ आया? तो ये इसने बहुत अच्छा काम करा, मतलब एक जो होता है दिमाग वाला काम खेला इसने। तो टर्म क्या है? वही टर्म है जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम में होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो टर्म है। तो दिस अफेक्टेड, बट कुछ नुकसान भी हुआ क्या? दिस अफेक्टेड द पेट्रियोटिक फीलिंग ऑफ द अदर मराठा चीफ्स। अदर मराठा कौन? याद करो, भोसले, होलकर के अलावा गायकवाड़, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बिगेन ब्रेकअप ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंस। तो उनका ब्रेकअप चालू हो गया, टूटना लग हो गया, पेशवा को छोड़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। सिंधिया जो इनके साथ लड़ा था, ठीक है, सिंधिया को चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तू ऐसे कैसे चला गया। तो सिंधिया चले, तो सिंधिया को सपोर्ट मिल जाता भोसले का। सिंधिया को किसको मिलता है? रघुजी भोसले। तो ये दोनों मिलके फॉट करते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। समझ आ गई? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर किस किसके बीच में हो रही है? दौलत राव सिंधिया प्लस रघुजी भोसले वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक्चुअल में है मराठा, क्योंकि हम तो एंग्लो मराठा वॉर पढ़नी है ना। एंग्लो मराठा मतलब अंग्रेज वर्सेस मराठा। तो अंग्रेज वर्सेस मराठा, अब मराठा तो अभी पिक्चर में थोड़ी आए। ये जो बैटल ऑफ पुणे थी, बैटल ऑफ पुणे तो मराठाओं के बीच में थी। बट एंग्लो मराठा वॉर कब आएगी? जब ये पेशवा बाजीराव टू सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन कर देगा, गुस्से में आके सिंधिया और भोसले एक अलायंस बना लेंगे इसके खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी से बैटल फॉट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि होलकर जो पूना पे था और गायकवाड़ वो न्यूट्रल रहते हैं। अगर ये दोनों भी सपोर्ट करते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती। अब होलकर क्यों न्यूट्रल है भाई? होलकर दिमाग अभी दो कुछ दिन पहले तो सिंधिया से लड़ा है, सिंधिया की आर्मी से, और अभी उनके जाके उनके खिलाफ। ऐसा नहीं हो सकता टर्न ऑफ इवेंट एकदम से पूरी आर्मी बोले चलो अभी तो अभी इनको मारा मारा, अभी हमारे भाई अभी इनके साथ जाके लड़ेंगे, तो नहीं हो सकता। तो होलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी जाके नहीं मिल सकता, पेट्रियोटिक फीलिंग है, ठीक है। तो वो बेटर है, वो ना इनका सपोर्ट करता है ना इनका सपोर्ट करता है, और न्यूट्रल रहता है। और जो गायकवाड़ है बड़ौदा वाले, ये भी न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, ये भी थोड़ा सा सेफ गेम खेलते हैं कि हम क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाएं, और ना ही इनका देखो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग है, तो ये आराम से चुपचाप न्यूट्रल बने रहते हैं। ये दोनों ही लड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो वॉर फॉट इन द टू मेन सेंटर, दो जगह वॉर लड़ी, एक तो नॉर्थ में एक डेक्कन में, मतलब एक तो ऊपर लड़ी जाएगी एक डेक्कन में लड़ी जाएगी साउथ में। तो नॉर्थ के अंदर दो बैटल होगी, बैटल ऑफ दिल्ली, बैटल ऑफ लश्वरी जो अलवर में है राजस्थान में, और डेक्कन में दो है, बैटल ऑफ एसीआर जो औरंगाबाद के पास है, और बैटल ऑफ अरगांव, तो ये भी बुरहानपुर है उसके पास में। तो आइए जरा इन बैटल के बारे में देखते हैं। तो आपको सिर्फ ये कहां पे किधर है ये सब कुछ नॉट, ये तो कोई इंपॉर्टेंट, इवन इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे कोई खास कि कब हुई कब नहीं, कि हमें पता है कि जो पूरी बैटल चल रही है 1803 से 1805 में, तो जो भी बैटल होगी इस ड्यूरेशन के बीच में ही होने वाली है। तो उनकी एग्जैक्ट डेट याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। तो ये तो दो बेटा, हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि डेक्कन में कौन सी बैटल फॉर्ट हुई, बैटल ऑफ एसाई और असाई, बैटल ऑफ अरगांव, ये दोनों डेक्कन में हो रही है। दोनों में ही सिंधिया और भोसले हार जाते हैं। कौन रहता है इसमें? आर्थर वेलेस्ली, ठीक है, डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ द सिंधिया एंड भोसले। तो दोनों बैटल में डेक्कन में साउथ में हार जाते हैं लोग। अब आता है नॉर्थ में, क्या पता नॉर्थ में जीत जाए। तो नॉर्थ में दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ दिल्ली, बैटल ऑफ लश्वरी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, जो बैटल ऑफ दिल्ली है ये है सिंधिया वर्सेस जनरली, मतलब सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां होलकर का रोल नहीं है इन चारों बैटल में। आप देखो बैटल ऑफ लश्वरी, यहां भी होलकर है, सिंधिया एंड होलकर, सिंधिया और सॉरी भोसले, होलकर गलत बोल दिया मैंने, भोसले, सिंधिया और भोसले। यहां भी देखोगे तो ये दोनों बैटल भी सिंधिया और भोसले ने मिलकर लड़ी, लेकिन इसमें केवल एक ही बैटल ऐसी, बैटल ऑफ दिल्ली, जो सिर्फ सिंधिया ने लड़ी है, मतलब यहाँ भोसले की आर्मी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेरिटरी किसकी थी, कि टेरिटरी सिंधिया की है ना, ग्वालियर के क्लोज में जितना भी ऊपर का इलाका है। तो यहाँ सिंधिया अकेला लड़ता, तो ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, चार बैटल है, चार में से तीन इन्होंने मिलकर लड़ी, दोनों ने मिलकर, एक बैटल ऑफ दिल्ली अकेला मिलकर फाइट करता, चारों की चारों बैटल हार जाते हैं। चारों की चारों बैटल कौन जीतते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ असाई भी, बैटल ऑफ अरगांव भी, बैटल ऑफ दिल्ली भी, बैटल ऑफ लश्वरी भी, चारों बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और ये जीतने के बाद चारों बैटल में मेन नाम कौन कौन से? सिंधिया भोसले, वो तो चल ही रहे। बैटल ऑफ दिल्ली में सिर्फ सिंधिया, प्लस ये जो डेक्कन के अंदर कौन है? आर्थर वेलेस्ली। नॉर्थ में कौन है? लेक, जनरल लेक, ठीक है। तो यहाँ पे लेक है, उधर पे कौन है? वेलेस्ली। ये कुछ दो तीन नाम है, आपको याद हो गए होंगे यहीं पे मेरे हिसाब से। हराने के बाद लेक क्या कैप्चर कर लेता है? दिल्ली। आपको पता है दिल्ली मतलब, जो बैटल ऑफ दिल्ली हराने के बाद तो दिल्ली कैप्चर हो जाती है। दिल्ली कैप्चर क्यों होती है? आप याद करो पूरी पिक्चर। महाजी सिंधिया लेके आए शाह आलम टू को, उसके बाद शाह आलम टू के बाद अब महाजी सिंधिया का हाथ है किसके ऊपर? मुगल के ऊपर। मुगल सबसे पहले किसके अंडर में रहे? सबसे पहले मुगल तो इंडिपेंडेंट थे औरंगजेब के बाद, उसके बाद वो अंडर में आ गए किसके? अपने नोबल्स के अंदर, डिफरेंट नोबल्स के अंदर काम किया, जुल्फिकार खान, ठीक है, उसके बाद सईदी ब्रदर, उसके बाद निजाम के अंदर काम किया। बाद में उनके ऊपर किसका कंट्रोल आया था? मराठाओं का। महाजी सिंधिया 72 में लेकर आते हैं। तो मराठाओं का कंट्रोल कब तक रहेगा? सिर्फ अब तक, सिर्फ अब तक। मतलब ये महाजी सिंधिया के बाद शाह आलम टू के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? दौलत राव सिंधिया, ये कंट्रोल करेगा। लेकिन इस बैटल को हारने के बाद जितने भी मराठा थे दिल्ली से, सबको भागना पड़ता है।
काफी मार दिए जाते हैं। और उस दिल्ली पे अब किसका कब्जा हो चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि शाह आलम टू या बोली मुगल अब किसके अंडर में आ जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में वो रहेंगे 1857 तक, जब तक कि 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तब तक। रिवोल्ट के बाद तो पूरी इनके मुगल का वंशज ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इवेंट आप याद रखिए, लेक के अंडर में आ गए ना। तो लेक कैप्चर दी अलवर, आगरा और दिल्ली। और दिल्ली का मैंने बता दिया, नाउ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली पास फ्रॉम द मराठा इनटू ब्रिटिश हैंड। वंस अगेन द ब्लाइंड मुगल रूलर शाह आलम टू बिकेम द पेंशनर ऑफ द कंपनी। वंस अगेन क्यों बोला मैंने? क्योंकि सर बैटल ऑफ बक्सर के बाद सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, ठीक है। उस सेकंड ट्रीटी में इसको क्या बोला था? जाइए चुपचाप जाओ, तुमको इलाहाबाद का कोरा दिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जाके 6 साल तक वो पेंशनर बना के रखते हैं इसको। बाद में महाजी सिंधिया इसको वापस लेकर आता 772 में। तो ये वही पिक्चर बिल्कुल रिकॉल करो। वो इतनी बार तुमने पढ़ लिया तो हर चीज तुम्हारे इवेंट दिमाग में यूं क्लिक करनी चाहिए, हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो भैया ये हमारी फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर जो के बीच में जो 4 मेन बैटल थी वो खत्म हो जाती है। अब आइए जरा कौन कौन सी इसमें ट्रीटी में और कौन कौन सा रोल है। अभी पूरी तरह से बैटल खत्म नहीं हुई, अभी 1803 तो हुआ है, अभी 5 तक चलेगा ना, तो अभी 2 साल और बाकी हैं, अभी कुछ भी होना और अभी और भी बहुत कुछ होगा। आइए तो अब आता है ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव किसके बीच में? रघु जी भोसले वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही भोसले जो इन 4 बैटल में से 3 लड़ा था, सिर्फ बैटल ऑफ दिल्ली में सिंधिया अकेला लड़ा था। सो रघु जी भोसले वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता है? भोसले को फोर्स कर दिया जाता है कि चुपचाप से सब्सिडी लाइन सिस्टम तो भी साइन कर। अब आप बोलोगे सर इसको साइन करने की जरूरत क्या है, जब मराठा पूरा, जब पेशवा साइन कर ही चुका है। तो पेशवा ने पूना के लिए साइन करा है। ये जितने भी कॉन्फिडेंशियली थे सब अलग हो गए थे पेशवा, याद करो। जैसे ही पेशवा ने सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करा, सबने अपने आप को अलग कर लिया। तो सबने अगर अपने आप को अलग कर लिया तो इनको सबको इंडिविजुअली साइन करना ज्यादा जरूरी है। तो भोसले सब्सिडी अलायंस सिस्टम किस ट्रीटी के अंदर साइन करता है? ट्रीटी ऑफ द देवगांव। ठीक है यहां तक? सब्सिडी अलायंस सिस्टम टर्म वही है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसके अलावा भोसले को, क्योंकि भोसले इस बैटल को हारता है, तो जो भी हारेगा उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या चीज देना पड़ता है भोसले को? बालसोर, कटक एंड इंटायर किंगडम वेस्ट ऑफ द वर्धा रिवर। ये इंपॉर्टेंट है। आप गूगल मैप के अंदर वर्धा रिवर, मैं आपको अगर वर्धा रिवर मैं दिखा देता हूँ गूगल मैप पे, वर्धा रिवर आप समझ पाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल गया वर्धा रिवर। ओके वर्धा रिवर, ये देखिए। ठीक है, अब आप शायद देख पा रहे हैं ये वर्धा रिवर है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हम इंडिया के मैप में इसको ज्यादा अच्छे देख पाए। ओके हाँ, बड़ा हो जाए, यस देखो इसके पास में क्या है? ऊपर नागपुर दिख रहा है, हल्का सा लिखा हो नागपुर, यस। तो ये बेसिकली किसके किंगडम के अंदर आ रहा है? भोसले, नागपुर वाले जो भोसले जो है वो नागपुर के थे। अब यहां तक इनके टेरिटरी, इसके इधर भी मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दिख रहा है, इसके बीच का काफी सारा इलाका इनके पास में था, जो आपको गूगल मैप नजर आ रहा होगा। इनको फोर्स किया था कि इस वर्धा रिवर के वेस्ट वाला इलाका, मतलब ये पूरा सॉरी वेस्ट वाला मतलब इस साइड ये इस साइड में, मैं इसमें कैसे दिखाऊं आपको, हल्का सा इधर जी, अमरावती, यवंतमल, अकोल, परतवाड़ा, ये सारा। तो इसके जो वेस्ट वाला इलाका है वो फोर्स किया था कि आप किसको दे दो? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो भोसले लोस्ट बालसोर, कटक एंड इंटायर किंगडम वेस्ट ऑफ द वर्धा रिवर। तो वर्धा रिवर के वेस्ट का पूरा इलाका इनको फोर्स करके ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है। सेकंड जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम की टीटी में था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जहां भी आपकी कैपिटल होगी वहां। तो नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को ये लोग प्लॉट करेंगे, उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एल्फिंस्टोन, एल्फिंस्टोन, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये तो गई भोसले की पिक्चर खत्म, भोसले गया पिक्चर से। पेशवा पहले जा चुका है, पेशवा के साथ पहले टीटी साइन हो चुकी है। आइए आगे चलते हैं। अब तीसरी आती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव 13 दिसंबर 1803 को होती है। अभी किसके बीच में होगी? अभी तो भोसले के साथ साइन किया ना, सिंधिया बाकी है। तो सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया, सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी होती है। क्या होती है इसमें भी? आपको ट्रीटी है कि कंपनी गेव द कंपनी लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम टेरिटरी ऑफ गंगा और बेसिकली गंगा और यमुना। तो आपने मैप में वापस में दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता है गंगा यमुना बारे में, चेक कर लीजिएगा। उसके बीच की जो टेरिटरी जो इसके कब्जे में इंडिया छोड़ देता है। साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी, ये वही सेम सब्सिडी लाइन सिस्टम वाला सिस्टम, ब्रिटिश नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर जॉन मालकम। यहाँ सर जॉन मालकम है, भोसले के पास एलिफेंटस्टोन है, ठीक है। साथ में एक एडिशनल ट्रीटी और साइन होती है, ट्रीटी ऑफ दी बुरहानपुर। क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें कहीं भी ट्रीटी ऑफ सूरज अर्जाव में सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन नहीं किया। सिंधिया मना कर देता सब्सिडी लाइन सिस्टम की, मैं साइन नहीं करूंगा। तो इसके अंदर सिर्फ ये डील हुई थी कि आप ये टेरिटरी दे दो, एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा लेकिन सब्सिडी लाइन सिस्टम नहीं है। तो स्पेशली सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करने के लिए, ये बात समझ में आती है 30 दिसंबर करने के बाद जो विलेस्ली को, क्या यार ये चल तो ठीक है, लेकिन हमारे जो मेन पर्पस था वो हमारा फुलफिल नहीं हो रहा। कल को सिंधिया दोबारा से रिवोल्ट कर सकता है, इसकी आर्मी इसी कंट्रोल में। तो वो 2 महीने के बाद 27 फरवरी को
एक और ट्रीटी करते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ द बुरहानपुर। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या रहेगा एग्जाम में कि भाई सिंधिया ने क्या ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ द सूरज अर्जाओं, तो इसी में सिंधिया ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन किया होगा। तो आप इसी को टिक कर दो, एग्जाम आएगा कि सिंधिया ने किस ट्रीटी के तहत सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन करा। एक्चुअल में ये नहीं था, सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन करने के एडिशनल ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ द बुरहानपुर या ट्रीटी ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम विद सिंधिया। इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर को, ट्रीटी ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम विद सिंधिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह एरो करके भी दिखाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट, ये खत्म होगी पिक्चर, तो सिंधिया की पिक्चर खत्म, भोसले की पिक्चर खत्म, पेशवा की पिक्चर तो पहले से ही खत्म है। अब कौन बाकी है, होलकर। गायकवाड़ के बारे में बात करें, होलकर गायकवाड़ बाकी है। आइए होलकर बात है। अप्रैल 804 में अब होलकर जो अभी तक तो न्यूट्रल बैठा हुआ था, ठीक है, उस गधे ने गलती क्या करी कि अभी तक तो न्यूट्रल बैठा हुआ था, इनके साथ लड़ लेता, साथ फायदे में होता। 1804 में टर्न ऑफ इवेंट की वजह से, कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं, उसकी वजह से ये फॉर्ट करता है बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। होलकर डिफीटेड द कर्नल मॉनसून नियर कोटा एंड एडवांस टुवर्ड दिल्ली। अब देखो होलकर थोड़ा सा ना इन सब में, अब ये समझ लो कि बैटल कैपेबिलिटी उसके अंदर थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए उसने पुणे का कैप्चर भी बड़े आसानी से कर लिया, मतलब भगा दिया दोनों, सिंधिया और पेशवा को, दोनों की आर्मी को हरा दिया। सेम काम यहाँ होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। कर्नल मनसन करके ये बंदा है जो इसकी आर्मी लीड करता है कोटा के पास में, वहां ही हरा देता है और दिल्ली तक जाता है। बट दिल्ली डिफेंडेड बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल ऑक्टर लोनी, जनरल लेक डिफीटेड होलकर बैटल ऑफ द दीन। तो दिल्ली एक्चुअल में बचा लेता है, ये ऑक्टर लोनी करके है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बचा, दिल्ली को कैप्चर नहीं करने देता बेसिकली। इतने में क्या होता है, जनरल होलकर अपनी आर्मी लेके आता है और दींग में एक बैटल फॉर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ दींग, और इस बैटल में होलकर फाइनली हार जाता है। अब हारने के बाद वापस से होलकर क्या बोलता है कि आजा भैया खोपचे में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो इससे ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन करने को फोर्स किया जाता है होलकर को। और इसमें नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, एक तो बैटल ऑफ दींग इंपॉर्टेंट है, जनरल लेक, अगेन ये वही जनरल लेक है जिसने सिंधिया और होलकर को नॉर्थ में लाया था। अब मैं नॉर्थ में इसको क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ में जो नॉर्थ टेरिटरी है, जो नॉर्थ में जो दिल्ली के पास पूरा इसी के कब्जे में था। आप याद करो बैटल ऑफ दिल्ली, जो सिंधिया और होलकर, सिंधिया लड़ी वो सिर्फ इसी के साथ लड़ी गई है, ठीक है। बैटल ऑफ दी लसवरी जो अलवर में लड़ी गई थी, जो भी नॉर्थ में, वो इसी ने लड़ी, इसने सिंधिया और होलकर दोनों की आर्मी को हराया था। तो लेक ही तो था। तो अभी दोबारा से दिल्ली के पास जो बैटल ऑफ दींग, ये भी लेक ही फाउट करेगा। तो जनरल लेक बैटल ऑफ दींग में हरा देता है होलकर को और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन करने के लिए फोर्स करता है। आइए जरा इस ट्रीटी के टर्म देख लेते हैं। होलकर रिनाउंस ऑल क्लेम टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर चंबल, चंबल रिवर एंड द बूंदी हिल्स, बुंदेलखंड। तो वो बुंदेलखंड छोड़ देता है और चंबल का जो नॉर्थ का इलाका है वो पूरी तरह से छोड़ देता है। बट ही गॉट बैक द मेजर पार्ट ऑफ दिस किंगडम। ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट डिस्टर्ब होलकर पोजीशन इन द मेवाड़ एंड मालवा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया उसको मेवाड़ मालवा वापस से मिल जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसी के साथ टीटी ऑफ राजपुर घाट के साथ ही सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होती है। यहाँ ऐसा कोई सब्सिडी अलायंस सिस्टम जैसा कोई खास कोई टर्म इसके साथ है नहीं। बट हाँ होलकर, क्योंकि होल पर थोड़ा पावरफुल था तो उसको काफी चीजें एडवांस अलग मिल जाती हैं सिंधिया और हमारे उससे भोसले से। सेकेंड बैटल खत्म होती है, विलेस्ली वॉज रिकॉल्ड, वापस बुला लिया था विलेस्ली को, एंड सर जॉर्ज बार्लो, जिसको मैंने एग्जांपल आपको बहुत ट्रिक बताई थी, बार्लो जिसकी कुछ जिसका कुछ बोला था मैंने आपको, ठीक है, एंड सेंड टू इंडिया हु वाज मेड पीस विद होलकर। बार्लो कुछ करेगा नहीं, इसको तो 2 साल के अंदर भगा देगा यहाँ से, ये बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा सिस्टम कर देगा आगे। आइए जरा दोबारा से सेकंड बैटल का पूरा सिनेरियो एक बार चेक करते हैं अच्छे से, मैं शॉर्ट नोट से बता देता हूं आपको। तो सेकंड बैटल में हमारे सबसे पहले ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन में पेशवा साइन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सुनते रहिएगा आप ध्यान से। ट्रीटी ऑफ बेसिन के बाद क्या, सब्सिडी अलायंस सिस्टम, पेट्रोटिक फीलिंग हर्ट हो जाती है, सिंधिया और भोसले मिलकर अलायंस बना लेते हैं, 4 बैटल फाउट करते हैं, 2 डेक्कन में 2 नॉर्थ में, ठीक है। जो डेक्कन में 2 बैटल थी उनकी बैटल ऑफ असाय, बैटल ऑफ अरगांव, दोनों में हार का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ में बैटल ऑफ दिल्ली, बैटल ऑफ लश्करी, बैटल ऑफ दिल्ली अकेला सिंधिया लड़ता है, बैटल ऑफ लश्करी दोनों मिलकर लड़ते हैं, हार जाते हैं, चारों बैटल में हार जाते हैं। नॉर्थ में कौन बैटल फाउट करता है, लेक, जनरल लेक। डेक्कन में कौन बैटल फाउट करता है, आर्थर विलेस्ली, ठीक है। ये यहां तक की पिक्चर थी, ओके। उसके बाद टीटी ऑफ बेसिन साइन के बाद टीटी ऑफ देवगांव साइन होती है, देवगांव। टीटी ऑफ देवगांव में भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन कर लिया जाता है। प्लस भोसले को बोला था कि बालासार और कटक और वर्धा रिवर के वेस्ट वाला सारा पोर्शन आप दे दो, साथ में एक एम एलिफेंटस्टोन नागपुर में इंस्टेबलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सूरज अरजाओ होती है, सिंधिया वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। लेकिन ये सब्सिडी अलाइन वाली ट्रीटी नहीं है, सब्सिडी अलाइन के लिए एडिशनल ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर, ठीक है, एडिशनल ट्रीटी जिसके अंदर सब्सिडी अलाइन सिस्टम साइन किया जाता है। देन ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है होलकर के साथ में,
होलकर पहले तो हरा देता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है, बट दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल ऑक्टर लोनी दिल्ली को बचा लेता है। इतने में जनरल लेकर आया था, बैटल ऑफ डींग में होलकर को हरा देता है और उसको फोर्स करता है कि आप साइन करो हमारे साथ एक ट्रीटी, सब्सिडाइज सिस्टम नहीं बोला, ट्रीटी, जिसके अंदर इसको मेवाड़ और मालवा वापस मिल जाते हैं होलकर को, लेकिन बूंदी हिल और चंबल का नॉर्थ वाला इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लेती है। तो सेकेंड वॉर के बारे में ये सारे इवेंट्स हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि काफी ज्यादा इवेंट है, थोड़ा डिटेल बहुत ज्यादा है। एंग्लो मराठा वॉर में ही इतने सारे इवेंट है, बाकी किसी वॉर में इतने इवेंट मैंने देखे नहीं अभी तक पूरी हिस्ट्री के अंदर। आइए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा, बाकी सारी बैटल में क्यों इवेंट इतनी होती? क्योंकि बाकी कहीं में भी एक एम्पायर में 5-5 किंगडम नहीं होते, यहीं पर ऐसा समझ। बाकी कहीं पे भी एक एम्पायर, अगर मैं बेसिकली बोलूं तो 5 पार्ट में तोड़ना चाहिए था। एंग्लो पेशवा वॉर, ठीक है, एंग्लो सिंधिया वॉर, एंग्लो होलकर वॉर, ऐसे तो हम 5 पोर्शन पढ़ना चाहिए, बट हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इतने सारे इवेंट है। ये प्लीज आप ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए एंग्लो मराठा वॉर बहुत भारी है। आप सोचो 5 चीजों को मिला के आप एक में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो बड़ा लगेगा ही ना। आइए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में आते हैं। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को वापस से देखते हैं। अब होगा क्या, वो समझने के लिए हम थोड़ा सा दोबारा गवर्नर जनरल पे जाते हैं। आइए जरा, तो ये हमारा भी विलेस्ली चल रहा है। इसके बाद सर जॉन बार्लो। बार्लो 1805 से 1807 2 साल के अंदर ही बुला लेता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिसाइज फॉर नॉट कंटिन्यूइंग विलेस्ली पॉलिसी, और विलेस्ली की जो पॉलिसी एग्रेसिव एक्सपांशन, वो इसने स्टॉप कर देता है। विलेस्ली का एकदम बहुत तेजी से एम्पायर बढ़ा रहा था, बड़ी आगे रोक देता है। तो इसको वापस बुला लेता है, आजा भैया वापस, 2 साल के अंदर ही वापस बुला लेते हैं। फिर लॉर्ड मिंटो आता है, ये लगभग 6 साल रहता है। ये भी कुछ खास इसमें कुछ होता नहीं इस टाइम पीरियड में। 6 साल के बाद लॉर्ड हास्टिंग। अब ये लॉर्ड हास्टिंग आके ये वही विलेस्ली जैसा ही काम करेगा और ये दोबारा से लड़ना चालू कर देगा। कितने सारी बैटल फॉट करेगा, एंग्लो नेपाल वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, वॉर अगेंस्ट पिंडारी, फिर सिंधिया के साथ एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ सिंधिया, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, अलग से होगी सिंधिया के साथ में। तो ये सारी कुछ यहाँ होने वाला है। तो विलेस्ली पिक्चर में जा चुका है, उसके बाद बार्लो मिंटो जा चुके हैं, अब हास्टिंग आया है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं बैटल के बारे में, थर्ड एंग्लो मराठा, उस समय कौन है, लॉर्ड हास्टिंग। ये दोबारा से विलेस्ली जैसी पॉलिसी लेकर आएगा और लड़ना चालू कर देगा। ये सर, तो रिज्यूम द थ्रेट ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी अबेंडेड इन द 1805 विद द रिकॉल। वो मतलब विलेस्ली के बुलाने के बाद जो 1805 में उसकी एग्रेसिव एक्सपांशन की पॉलिसी थी, जो बार्लो ने रोक दी थी, वो दोबारा से उसको रिज्यूम कर देता है। हास्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्ट्रॉय द इंडिपेंडेंट ऑफ 3 मराठा रूरल, सिंधिया, भोसले, होलकर। इन तीनों का बेसिकली सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करने के बाद भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, ये दब नहीं रहे थे, क्योंकि क्यों, क्योंकि विलेस्ली जा चुका है, उसके बाद कौन आ चुका है, बार्लो और मिंटो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दोबारा से इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इवेंट के थ्रू हम चीजों को पढ़ते हैं। इवेंट नंबर 1, पहले आप ये जरा बैटल का टाइम ड्यूरेशन देखो, 1870 से 1880। तो इवेंट को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहला इवेंट होता है 22 मार्च 1816 में, जिसमें रघु जी भोसले मर जाते हैं, डाई हो जाती है। भोसले नागपुर वाले, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका जो बेटा है परसो जी, वो गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन इसको चैलेंज करता है परसो जी को अप्पा साहिब। अप्पा साहिब का रियल नेम है माधव जी सेकंड भोसले, सेकंड भोसले, ठीक है, तो अप्पा साहिब ही बोलेंगे हम इनको। तो अप्पा साहिब इसको चैलेंज करता है। अब अप्पा साहिब चैलेंज करता है, मानना तो कुछ है नहीं। तो आपको पता है जब भी कुछ ऐसा बैटल होता है, ये भाग के कहां जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये वही हुआ। तो अप्पा साहिब भाग के चले गए ईस्ट इंडिया, वो रघुनाथ राव के था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोलता है कि आप अगर मुझे को बनाएंगे तो मैं आपके साथ सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन कर दूंगा और आपकी जो फोर्सेज है उसको स्टेशन कर दूंगा नागपुर के अंदर। वही चीज हुआ, अप्पा साहिब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सब्सिडी फोर्सेज वाज स्टेशन एट नागपुर, फोर्सेज लेके आ गया और इसको हटाकर, परसों जी हटा के अप्पा साहिब को बना दिया जाता है इस नागपुर का, आप बोल सकते पेशवा है नागपुर का, आप बोल दीजिए जो मेन जो रूलर है वो। तो पहली बात तो हुई, तो टीटी ऑफ नागपुर समझ में आ गई क्या है, ये हो गया, सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन हो चुका है इसके अंदर। दूसरा इवेंट क्या होता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड, ये वही पेशवा जिसने ट्रीटी ऑफ बेसिन के तहत सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन किया था, बिगेन टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी ओवर गायकवाड़ ऑफ द बड़ौदा। अब अभी तक आपने देखा कहीं भी गायकवाड़ की पिक्चर नहीं है, ऊपर कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी गायकवाड़ का नाम तक नहीं सुना होगा आपने कि गायकवाड़ ने कहीं लड़ी। क्योंकि गायकवाड़ एक तरह से आप बोलिए कि ब्रिटिश का पूरी तरह से ब्रिटिश डिपेंडेंट थे, जो ब्रिटिश बोले बिल्कुल एग्जैक्टली वो कर रहे थे। तो जो गायकवाड़ और बड़ौदा है, ए फेडरेटरी ऑफ द इंग्लिश, पूरी तरह से इन्हीं के सपोर्ट में कमले जो इंग्लिश बोलते हैं वही काम कर रहे हैं अभी। तो मतलब बेसिकली अगर आप गायकवाड़ के साथ कुछ भी करते हो तो डायरेक्टली आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे हो, अब ये समझ लो। पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बाजीराव जो सेकंड है, ये वही काम करते हैं। ये इसकी कुछ टेरिटरी है काठियावाड़ और बड़ौदा, उसके ऊपर अपना क्लेम ठोक देते हैं, ये मेरी है, इसके ऊपर जो भी इसका रेवेन्यू होगा वो मैं लूंगा, सो ऑन। अब यहां से टर्न ऑफ इवेंट चालू होते हैं, पंगे स्टार्ट होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पिक्चर में आने का मौका मिलेगा क्योंकि गायकवाड़ उसके अंडर में आता है। तो गायकवाड़ सेंड हिज चीफ मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री निगोशिएट करें, चले काम कर, पेशवा से बात कर लो। सही में भेजता कि चलो भाई बात कर लेते हैं, मैटर को प्यार से बातचीत सॉर्ट आउट करते हैं। बट वो है ना कि खून गर्म है, तो खून गर्म होने की वजह से क्या होता है कि एक यहाँ पे त्रिम्बकम जी है जो पेशवा का चीफ मिनिस्टर है,
वो गंगाधर शास्त्री को, जो किसका चीफ मिनिस्टर था, गायकवाड़ का, वहीं कोर्ट के अंदर मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब सोचो आपने किसी चीफ मिनिस्टर को भेजा बात करने के लिए, उसको मार दिया, अब इसे क्या होगा, पूरा का पूरा जो गायकवाड़ का जो पूरा किंगडम के जितने भी लोग होंगे सब भड़क जाएंगे, तो सब अगेंस्ट हो जाएंगे इनके, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी भड़क जाएगी क्योंकि गायकवाड़ उनके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्से में आके विद द हेल्प ऑफ गायकवाड़ अटैक कर देगी पूना के ऊपर और पेशवा को मजबूर करेगी सरेंडर करने के लिए कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पूना साइन होगी, पूना के अंदर पेशवा को मजबूर किया ना, सब्सिडी लाइन सिस्टम, अगेन सब्सिडी लाइन सिस्टम, ठीक है सेम सिस्टम, बट आपको पता है बीच में बार्लो और मिंटो के आने के बाद सब्सिडी लाइन सिस्टम का कोई लॉजिक ही नहीं रहा, क्योंकि विलेस्ली तो जा चुका है, तो जो भी सिस्टम विस्टम चल रहे थे पहले तो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड टाइप के कुछ हो चुके हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुणे के तहत सब्सिडी लाइन सिस्टम वापस से साइन किया था। पेशवा एक्सेप्ट द डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा, पेशवा बोलता है जो मराठा कॉन्फिडेंसी है उसका डिसोल्यूशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर देता है। साथ में गेव अप सम इंपॉर्टेंट फोर्ट इंक्लूडिंग कॉन्कर फोर्ट, ये आपने अगर आपने मूवी देखी होगी अभी जो थोड़ी बहुत दिन पहले थी मराठा के ऊपर आई थी, मुझे एक्चुअली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अच्छी मूवी थी, सैफ अली खान जिसमें विलन बना था, किसी को नाम है इस मूवी का, प्लीज बताओ। मूवी आई थी उसमें कोंकण फोर्ट के बारे में काफी बोला गया, मराठा के बारे में देखिएगा उस मूवी में, कोंकण फोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा इनके लिए। प्लस बुंदेलखंड, मालवा और हिंदुस्तान, ये पूरा का पूरा उठा के देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, हाँ तानाजी, कि ये जो ना सीडेड, बुंदेलखंड, मालवा, हिंदुस्तान, यहां ये हिंदुस्तान किस चीज को बता रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कल की क्लास में जरूर बताइएगा, सर्च करके कि हिंदुस्तान जो है, आप चाहो तो वाले टीटी ऑफ पूना के अंदर पूरा सर्च कर लेना कि हिंदुस्तान एक्चुअल में क्या दिखा, हिंदुस्तान में पूरा इंडिया या कुछ ऐसा पोर्शन है, कुछ और चीज या कुछ और इलाके को हिंदुस्तान बोलते थे, तो प्लीज ये पता करके मुझे जरूर बताइएगा ना कल। चलिए आइए, तो ये इसके साथ पेशवा वाला काम दोनों, टीटी ऑफ पूना खत्म। आता है तीसरी, टीटी ऑफ ग्वालियर। अब ग्वालियर में कौन बैठे हुए हैं, ग्वालियर में तो सिंधिया बैठे हुए हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है, सिंधिया प्लेस टू हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट पिंडारीज, सबसे लाइन सिस्टम साइन कर लेते हैं। और मैटर ये हो रहा दोस्तों कि जो पिंडारीज है ना, पिंडारीज, अगर आपको पिंडारी के बारे में जानना, सलमान खान की एक मूवी आई थी बहुत पहले, ठीक है, उसमें पिंडारी के बारे में दिखाया गया था, वीर करके मूवी थी, ठीक है आई थिंक, तो उसमें पिंडारियों के बारे में बहुत सारी चीज बताई है, पता एक्जैक्टली पिंडारी क्या होता है, आप उस मूवी को अगर देखा होगा आपको समझ जाएंगे। तो पिंडारी आप ये समझ लीजिए इरेगुलर फोर्सेज होती, फोर्स नहीं होता, लूट पाट करते थे, लूटने का काम था, मराठाओं की फोर्सेज होती, मराठाओं का ही इनके ऊपर अपेंड था, स्पेशली होलकर्स, होलकर के अंडर में ज्यादा थे, ठीक है। तो पिंडारी इनकी मराठा इरेगुलर फोर्सेज, सिंधिया का कोई खास रोल था नहीं। पिंडारी ने परेशान कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, पिंडारी ने कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक। अगर आपको मैंने 2 मिनट पहले अभी एक पीडीएफ दिखाई थी, इसके अंदर ध्यान रखो कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या किए हास्टिंग ने, कि वॉर अगेंस्ट पिंडारीज, इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने के लिए पिंडारीज के वॉर में ले चलता हूँ। ये देखिए पिंडारीज क्या है, कॉम्प्रोमाइज डिफरेंट ट्राइब्स, प्लंडरिंग के लिए है, इनको सिंधे साइज एंड होलकर साई बोलते हैं, ठीक है। होलकर के अंडर में मेन ये काम करते हैं, और सिंधिया के अंदर में भी रहते थे, बट दौलत राव सिंधिया के जाने के बाद इनका जो सिंधिया का जो साथ टचिंग था, जो आप ये समझ लीजिए जो पेट्रियोटिक फीलिंग थी वो थोड़ी खत्म रहती है, होलकर के अंडर में ज्यादा आ जाते हैं। So Pindaris is come to Lord Hastings assault, seeing that British were in conflict with the Pindaris, the Peshwa forces attacked the British at the Pune। ये बात करने वाला हूं अभी मैं, अभी आप इतना समझ लो कि पिंडारी कौन थे और ये उनके साथ बैटल फॉट करने के लिए हास्टिंग, लॉर्ड हास्टिंग तैयार है। तो पिंडारी के साथ बैटल हो रही है, सिंधिया बोलते हैं कि भैया मैं आपको इनके खिलाफ, इनके साथ इनके खिलाफ आपकी मदद करूंगा, जो भी लड़ने करने में या पकड़वाने में जिस तरह से, और सबसे रिलायंस सिस्टम में सेफ गेम खेल गया सिंधिया, ताकि इस बैटल खत्म होने के बाद इसकी टेरिटरी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यही तो रीजन है हमारे अभी सिंधिया भाई साहब, वही कांग्रेस से बीजेपी जाने वाले, कैसे राजा बने हुए, कैसे उनके पास अपनी टेरिटरी रहेगी भाई साहब, सोचो। बाकी तो है नहीं, कितने लोग आप देख लो, उठा के देख लो ना पूरे इंडिया के अंदर, कितने राजा अभी भी बचे हुए हैं जो पुराने टाइम के थे और अभी भी उनके पास उनका महल वहल सब कुछ बचा हुआ है। सिंधिया के पास तो है ना, तो कहां से आया, टीटी ऑफ ग्वालियर। इन्होंने मराठाओं के ही खिलाफ अंग्रेजों का सपोर्ट कर दिया। तो सिंधिया ने ये गेम खेल गया और यहाँ पे सबसे सिस्टम था, खुद एक सेफ गेम खेल गया। लेकिन जो बाकी तीन थे, कौन, पेशवा, भोसले और होलकर, वो नहीं चाहते थे कि हम इसके अंडर में आए, तो ये तीनों एक अलायंस बना लेते हैं। अलायंस बना के ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करने का वेट करते नहीं है। ये क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पिंडारी के साथ लड़ाई कर रही है, और मौके का फायदा उठाकर तीनों कर देते अटैक, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेकिन हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के लिए तीनों का देखो, तीनों एक साथ तो जाते नहीं, अलग अलग इनकी बैटल फॉट होती है। जैसे पेशवा लड़ता है कहां पे, खड़गी के अंदर, भोसले लड़ता है सीताबाड़ी हिल्स में, और होलकर लड़ता है महिदपुर में। तीनों बैटल को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तीनों शायद एक साथ मिलकर तीनों एक साथ एक जीत जाते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी ना कि अगर भोसले अपने आर्मी के साथ पेशवा पा जाए तो पूरा जो भोसले का एम्पायर नागपुर में वो खाली हो जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कैप्चर कर लेती। सिमिलरली होलकर के साथ होता, अगर वो इंदौर छोड़ के आया था तो इंदौर को ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती। तो वो अपने टेरिटरी में नहीं छोड़ सकते, उनको वहीं से फॉट करना है, और तीनों ही हार जाते हैं।
बेसिकली आपको बहुत ज्यादा कोई वॉर प्लानिंग नहीं थी इनके पास। हारने के साथ साथ में आप ये बोल लीजिए कि ऑफिशियली जो पूरी पावर है मराठा वो खत्म हो चुकी है। लास्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मंदसौर। किस किस के बीच में? यही होलकर भाई साहब जो है, माधव मल्हार राव होलकर वेस्ट प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होता है? होलकर को बोला था चुपचाप से सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन कर दो। होलकर सरेंडर ऑल टेरिटरी साउथ ऑफ द नर्मदा इंक्लूडिंग खंडेश। होलकर रिनाउंस हिज क्लेम ओवर द राजपूत स्टेट। सिंस होलकर वाज ओनली 11 ईयर ओल्ड, तात्या जोग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। ये एक नाम इंपॉर्टेंट है, बच्चा ही था मल्हार राव होलकर तो इसके लिए फॉर्ड करने के लिए पीछे इसके दूसरे जो मिनिस्टर थे वही फॉर्ड कर रहे थे। होलकर वाज द लास्ट मराठा चीफ टू साइन द सब्सिडी लाइन सिस्टम। ये अभी तक आप देखिए, अब तो सबने सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन किया था, बट होलकर ने नहीं किया था। पहले भी आता आपको, पहले वाले बैटल, उससे पहले सेकंड में भी होलकर ने सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन नहीं किया था, बट ये लास्ट था इस बार जिसने सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करा। नोट में क्या है? आफ्टर डिफीट ऑफ द खड़गी, खड़गी कौन सी? ये वाली डिफीट, ये वाली जिसमें पेशवा लड़ा। पेशवा हार नहीं माना, ये दोनों हार चुके हैं, बट पेशवा हार नहीं मान रहा है, ठीक है। खड़की के बाद में भी पेशवा कौन हुए? अपना बाजीराव सेकंड। वो 2 बैटल और लड़ता है, बैटल ऑफ कारेगांव, बैटल ऑफ अस्थि, ठीक है। इन दोनों बैटल में भी पेशवा को हार का सामना करना पड़ता है और सर जॉन मालकम के सामने सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करते ही पेशवा सिर्फ अबॉलिश कर दिया। अब कोई पेशवा वैसा कुछ नहीं है, पूरी किंगडम अपने अंडर में लेते ईस्ट इंडिया कंपनी, और पेशवा को भेजते हैं बिट्ठूर कानपुर में। मतलब बेसिकली पूरा मराठा एम्पायर कैप्चर कर लिया है। इसको भाई से बिट्ठूर भेजा दिया कानपुर। अभी अब आपको ये नाम याद रखिएगा, बिट्ठूर कानपुर। ये 1857 के रिवॉल्ट में दोबारा तात्या टोपे की मदद से दोबारा आने वाले पेशवा पिक्चर में अंदर। तात्या टोपे दोबारा इनको लेके आएंगे बिट्ठूर कानपुर, तो वहीं से 1857 के रिवॉल्ट को कंट्रोल होगा ऐसा। आइए, लेकिन लेकिन टू सेटिस्फाई द मराठा प्राइड, ए स्मॉल किंगडम ऑफ द सतारा वाज क्रेव्ड आउट ऑफ द पेशवा किंगडम एंड गिवन टू द प्रताप सिंह। शिवाजी के डिसेंडेंट हैं प्रताप सिंह, ठीक है, वंशज हैं शिवाजी के प्रताप सिंह। इनको मराठा किंगडम में से एक छोटा सा इलाका उठा के देता है सतारा करके, कि चलो कम से कम इनको ये तो लगे हाँ भाई मराठा जिंदा है, ऐसा तो नहीं कि मराठा पूरी तरह से खत्म हो गए। तो उनकी प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए हल्का सा इलाका निकाला, बाकी तो पूरा कंप्लीट कैप्चर कर लिया उन्होंने। 10 बाय 1818 इंटायर सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट सिंध एंड पंजाब। पंजाब क्यों? पंजाब में रणजीत सिंह बैठे हुए अभी, तो पंजाब को कैप्चर करने से, सिमिलरली सिंध को भी, इनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। हैड बीन ब्रॉट अंडर दी, पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया सिर्फ पंजाब और सिंध छोड़ के। मुगल इनके अंडर में पहले से काम कर रहे हैं, निजाम पहले से ही है, मैसूर खत्म कर दिया, टीपू सुल्तान खत्म होती, ठीक है, मराठा इन्होंने अब खत्म कर दिए, तो कौन बचा? सिर्फ सिंध और पंजाब, समझे? तो सिंध और पंजाब को छोड़ के पूरा इंडिया इनके कब्जे में है। अब ये बताने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनते रहिए मेरी बात को ध्यान से। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, आइए। सबसे पहले लॉर्ड हास्टिंग आता है, वापस से वही सेम पॉलिसी इस्तेमाल करता है। 3 लोगों से इसको पंगा है लॉर्ड हास्टिंग को, भोंसले, होलकर और सिंधिया। गायकवाड़ से कोई दिक्कत ही नहीं है, गायकवाड़ तो इसका ही चमचा है, ठीक है। और पेशवा तो आपको पता ही है, पहले सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करके बैठा हुआ है। पहली ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ नागपुर, किसके बीच में? अप्पा साहिब और ईस्ट। अप्पा साहिब क्यों? अप्पा साहिब क्या चाहता है कि भैया मुझे बनाओ, परसो जी जो है, परसो जी जो किसके बेटा? रघुजी भोसले का बेटा था, उसको हटा के मुझे पेशवा बना दो, मुझे उसका जो रूलर बना दो नागपुर का। तो ट्रीटी ऑफ नागपुर होती है। नागपुर समझे, नागपुर किसका था? भोसले का, ठीक है। तो नागपुर भोसले का है, तो वहां पे अप्पा साहिब आ जाते हैं, और ये कुछ खास इसका कोई रोल नहीं है अभी इस हमारे इस बैटल के अंदर, बट ये समझ लो कि नागपुर में अप्पा साहिब को स्टेबलाइज इन्होंने ही किया, और बाद में यही अप्पा साहिब इनके खिलाफ लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। देन ट्रीटी ऑफ पूना होती है। पूना में क्या है कि पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है, और ये पूना, ट्रीटी ऑफ पुणे क्यों हो रही है? पूना क्यों हो रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब हाथ है किसके ऊपर? गायकवाड़ के ऊपर। गायकवाड़ के टेरिटरी पे कब्जा, 2 जगह जो काठियावाड़ और इंदौर, उन दोनों पे पेशवा बोलता है कि मेरा कब्जा है, मेरे इलाके। तो गायकवाड़ अपना बंदा भेजता है गंगाधर, ठीक है। उस गंगाधर को त्रियंबक जी मार देते हैं, तो उसके से ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है और पूरा कैप्चर करने की कोशिश करती है, बट बाद में फाइनली इनके बीच में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पूना, और सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन हो जाता है। तो पेशवा भी ठंडा कर दिया, ठीक है। उधर जो भोसले हैं वो भी इनके खोपचे में ले लिए। अभी कौन कौन बाकी है? सिंधिया। फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होती है सिंधिया के साथ में, जिसमें सिंधिया क्या साइन कर लेता है? सब्सिडी लाइन सिस्टम। बोलता है कि भैया मैं पिंडारी के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा। तो सब लोग सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन करके बैठे हुए हैं इनके अंडर में, सिर्फ एक होलकर ही बाकी था जिसने सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन नहीं करा है। बाकी देख लो सब खाली, भोसले ने साइन कर दिया है, पेशवा ने साइन कर दिया है, सिंधिया साइन कर दिया है, सब साइन, होलकर ने साइन नहीं किया अभी सब्सिडी लाइन सिस्टम। बैटल ऑफ पिंडारी स्टार्ट होती है। पिंडारी स्टार्ट होते ही इन्होंने एक्चुअली सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन तो कर दिया है, बट ये इनके अंडर काम करना नहीं चाहते। इनको पता है कि ये पूरी तरह से इन्होंने इनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, तो मौके की तलाश में कि कब ये लोगों को मौका मिले, कभी लड़ाई करे। और वो मौका इनको कब मिलता है? कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पिंडारियों के खिलाफ अटैक करते हैं। तो इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर पेशवा, भोसले और होलकर, सिंधिया नहीं, क्योंकि सिंधिया तो चमचा बन चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का, पेशवा, भोसले और होलकर, ये तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर।
और फाइनली इतनी बैटल के साथ ही इन तीनों का चैप्टर हो जाता है क्लोज। पेशवा से तो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। बहुत होलकर को बोल दिया था कि आजा भैया चुपचाप सब्सिडी सिस्टम साइन कर लो, और पूरा जो मराठा का किंगडम है वो पूरा खत्म कर दिया था। तो ये पूरा ही नहीं, इसके अंदर जो भी बैटल थी वो सारी मैंने आपको बता दी। 2 बैटल एक्स्ट्रा दी, वो आप बैटल बैटल तो पढ़ ही लेंगे। थोड़ा सा भारी था, मुझे पता थोड़ा चैप्टर भारी है, क्योंकि बहुत सारी बैटल, बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन एक बार जब आज सोने से पहले आप इसको समझेंगे और रात में आराम से इमेजिन करिए एक्चुअली में क्या हो रहा है, भोसले, होलकर, सिंधिया, इसको सोचना पड़ेगा। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपको ये याद करना है तो ये इतने आसान नहीं है 2 पेज याद करना। आपको पूरी पिक्चर अपने दिमाग में बनानी होगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, गायकवाड़ का चैप्टर कुछ है ही नहीं, गायकवाड़ तो इन्हीं के अंडर में काम, गायकवाड़ का नाम ही नहीं है। होलकर सबसे लास्ट में आएगा, सिंधिया पासा पलट देगा, ठीक है, सिंधिया चलेगा वहां पे। प्लस सिंधिया और पेशवा सबसे पहले एक साथ थे, ठीक है, होलकर के खिलाफ थे, बाद में वही पंगा, अब फर्स्ट बैटल के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सारी जो चीजें, ये सब आपको एक बार दिमाग में इमेजिन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए, अभी मराठा रीजन क्या है, मराठा और मसूर की हार के पीछे, तो ये कुछ मेंस के हिसाब से आ जाता है। तो पहला रीजन क्या है कि म्यूचुअल राइवलरीज, आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ द फैक्शंस एंड इंटरेस्ट ग्रुप, वही वाला डिफरेंट फैक्शन ग्रुप बन चुके हैं, मराठा, होलकर, होलकर, सिंधिया, भोसले वगैरह। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, पैसा है नहीं, रेवेन्यू है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल रूलर, अकेले अकेले दम नहीं, पर फिर भी अकेले अकेले फॉट कर रहे हैं। ये देख लो ना, आपके सामने एक एग्जांपल है, जीता जागता। ये कहां गए तीनों बैटल, ये लो, ये आपको पता है कि आपकी आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, फिर आप कैसे उनसे अकेले लड़ने पहुंच रहे? भाई हारोगे, तीनों हारोगे, हारे तीनों, तीनों मिलकर लड़ते तो शायद हरा देते। तो कुछ इसके लिए वॉर टैक्टिक्स होते। भाई मैं समझ रहा हूँ उनकी बात है कि अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहे, कि अगर छोड़ देंगे तो भाई अटैक करेंगे, तो कुछ और प्लानिंग कर सकते थे आप, इतनी किंगडम में कुछ और कर सकते थे। सिंधिया से बात कर लेते, सिंधिया को अपने खोपचे में ले लेते, बट ऐसा था ही नहीं लोगों की चीज में, और ये हारते गए। यही चीज रही कि इनके तो कोई एकता तो थी नहीं। वीक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वही जो मैंने बताया कि कोई खास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं। साथ में रिलीजियस एंड कास्ट डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है मराठाओं के अंदर में। थोड़ा सा वो मराठाओं के अंदर आपने देखा, मराठा के टाइम पे ना ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा थी, कास्टिज्म थोड़ा ज्यादा था, और रिलीजन का भी रोल तो रहा ही हमेशा से ही हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। बस यही था। बट ये जो है, ये तीनों जो रीजन है, ये मैंने बात था नॉट कंप्लीटली ट्रू। ये इसलिए कंप्लीट ट्रू नहीं है क्योंकि इनमें कई सारी चीज ऐसी भी इवेंट है जो आपको तीनों को ही गलत साबित कर देता है, ठीक है। जैसे होलकर लीजिए, जैसे इन कैपेसिटी इंडिविजुअल रोल है, होलकर गलत साबित करता है, कैपेसिटी वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग था हर चीज में। वीक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, होलकर यहां भी इसको गलत साबित करता है। रिलीजियस एंड कास्ट डिफरेंसेस और रूल, यहाँ पे कई सारी चीजें, कई सारे जो मराठा के अंदर जो उनके सेनापति होते थे, जो मेन आर्मी के लीड होते, वो मुस्लिम रूलर्स होते थे। तो ये जो कास्ट और रिलीजियस डिफरेंस है वो बात यहाँ भी गलत साबित, तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मतलब 100% ये तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना नॉट कंप्लीट। तो जब भी आपको ये आता है तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले 3 लिख देने, और ये साथ में तीनों लिख के लिख देना कि लास्ट 3 और जो भी अब 3 आर नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हाँ ये भी एक फैक्टर रहे। 100% ट्रू नहीं, 100% ट्रू तो ऊपर वाले ही है। तो खत्म हो गया एंग्लो मराठा।